So welcome back everybody to STBG Academy. Myself Shubham Upadhyay, your chemistry and physics mentor at STBG Academy. और आज हम करेंगे अल्टरनेटिंग करंट का वन शॉट। अल्टरनेटिंग करंट एसी इसका वन शॉट। और यकीन मानो ऐसा एसी तुमने कभी नहीं पढ़ा होगा। बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स चैप्टर लगता है बच्चों को ये, और क्योंकि न्यूमेरिकल इससे बहुत अच्छे अच्छे बनाए जाते हैं, इसीलिए ये ये चैप्टर है ना, इस पूरे चैप्टर का कॉन्सेप्ट सीखना हमारे लिए बड़ा जरूरी है। ठीक है। सो ये जो अल्टरनेटिंग करंट है इसका वन शॉट वीडियो है ये, क्योंकि अब 2 दिन बाद आपका एग्जाम है, तो होपफुली ये लास्ट वन शॉट वीडियो होने वाला है। ठीक है। कल के सेशन में हो सके तो हम पीवाई को प्रैक्टिस करेंगे जितना मैंने वन शॉट लिया है उसके अंदर का। ठीक है। तो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कल लेके आएंगे कल। ठीक है। कोशिश करेंगे कि आज ये अल्टरनेटिव करंट खत्म कर दें, तो वन शॉट में ये पूरी वीडियो होने वाली है। और क्योंकि एग्जामिनेशन बहुत नजदीक है, ठीक है, तो आज हम इसी को निपटा डालते हैं। ये हमारा लास्ट वन शॉट वाला टॉपिक होगा। ठीक है। मैं ऑलरेडी लेट ज्वाइन किया, इसलिए जितना हो सकता है मैंने तुम सभी के लिए किया। ठीक। ये लास्ट लेक्चर होगा, इसके बाद वन शॉट तो नहीं आएंगे। ठीक। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्ट्रेट टू आवर वीडियो। और अब हम शुरुआत करते हैं अल्टरनेटिंग करंट की। एसी। सबसे पहले चैप्टर का नाम है एसी, है ना। थोड़ा बेसिक इंट्रो तो ले लें कि एसी होता क्या है। अल्टरनेटिंग करंट, एसी का मतलब होता है अल्टरनेटिंग करंट। अब ये बताओ अल्टरनेटिंग शब्द का मतलब क्या है। अल्टरनेटिंग शब्द का मतलब है ना कि जो भी क्वांटिटी चेंज हो रही है, अल्टर हो रही है, बदल रही है। अल्टर का मतलब बदलना होता है, तो चेंज होना। अल्टरनेटिंग करंट में क्या, अल्टरनेटिंग करंट यानी ऐसा करंट जिसके अंदर कोई ना कोई चीजें चेंज हो रही है, और इस केस में जो चेंज होता है वो उसकी पोलैरिटी होती है। क्या होती है? पोलैरिटी। तो ऐसा इलेक्ट्रिक करंट जिसकी पोलैरिटी बार बार चेंज हो, बदले, उसको हम बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट। जैसे कभी पॉजिटिव तो कभी निगेटिव। एसी कहाँ वैरी करता है? पॉजिटिव और निगेटिव में। ठीक है। अब ये देखो, ये ज्यादा क्लियर हो जाएगा ना जब मैं एक एग्जांपल दूंगा तब। ठीक है। आप सभी ने सुन रखा है कि अल्टरनेटिव करंट साइन का फंक्शन होता है, साइन का फंक्शन होता है ना। देखो, मैं एग्जांपल तुमको समझाता हूं कि अल्टरनेटिंग करंट हम कैसे पहचानेंगे। मैं यहाँ 4 एग्जांपल ड्रॉ करता हूँ। ठीक है। एक है कुछ ऐसा। ठीक। दूसरा, हमने करंट और टाइम का वेरिएशन का ग्राफ लिया है, उससे से हम समझेंगे कि अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है। ठीक है। दूसरा मैंने लिया ऐसा। ठीक है। यहाँ है आई, इधर है टी, इधर है करंट, इधर है टाइम। ठीक है। तीसरा, ठीक है, यहाँ है करंट, ये टाइम। करंट जो है वो टाइम के साथ साथ बदल रहा है, उसी का ग्राफ लिया है हमने यहाँ। ठीक है। आई वर्सेस टी का ग्राफ। और एक ग्राफ मैंने ऐसे लिया, आई और टी। अब देखो, अब अगर मैं ये चारों ग्राफ के अंदर तुमसे कह दूं कि अल्टरनेटिंग करंट को पहचानो कि इन चारों ग्राफ में से अल्टरनेटिंग करंट कौन सा है, तो ये तो बड़ा सिंपल है। क्यों? कैसे? क्योंकि देखो, अगर अल्टरनेटिंग करंट की बात करूं तो अल्टरनेटिंग करंट मैंने क्या बोला कि नाम पढ़ो ना। नाम है अल्टरनेटिंग करंट, मतलब ऐसा करंट जो बदल रहा होगा, जिसकी पोलैरिटी बदल रही हो। तो पोलैरिटी का मतलब ये है कि ये चीजें तो सभी जानते हैं कि सर ग्राफ के ऊपर वाले एरिया को प्लस लेते हैं और नीचे क्या होता है? माइनस होता है। तो अगर ये टाइम वाली एक्सिस है, तो टाइम के एक्सिस वाले ऊपर जितने ग्राफ होंगे उसको हम पॉजिटिव बोलेंगे। मतलब इसकी पोलैरिटी पॉजिटिव, इसकी पोलैरिटी पॉजिटिव, इसकी पोलैरिटी पॉजिटिव। अब जरा ये देखो कि करंट अगर टाइम के साथ चेंज हो रहा है, तो क्या उसकी पोलैरिटी में कोई चेंज आ रहा है क्या? पहले वाले ग्राफ में, ये पहला वाला ग्राफ है, नहीं आ रहा है। मतलब कि सर इस ये एसी तो कतई नहीं है। क्यों? क्योंकि अल्टरनेटिव करंट का डेफिनेशन ये बोलता है कि ऐसी करंट जिसकी पोलैरिटी टाइम के साथ बदल रही हो। और यहां वही मैंने ग्राफ से तुमको समझाया। ठीक है, ताकि ये आसान हो जाता है। ग्रेस एसी को ग्राफ से दोगे ना तो बड़ा आसान हो जाता है। तो इस केस में देखोगे तो हर वक्त एसी की पोलैरिटी किसी भी टाइम पे पॉजिटिव ही है, क्योंकि वो ग्राफ के ऊपर है। तो इसकी पोलैरिटी तो नहीं बदल रही है। तो क्या पहला ग्राफ अल्टरनेटिव करंट को दिखाता है? बिल्कुल नहीं। सिमिलर, नेक्स्ट ग्राफ की बात करूं तो नेक्स्ट ग्राफ की बात करूं तो इस ग्राफ में देखो, तो एक बार देखो ग्राफ ऊपर है कहां, यहां से यहां तक के टाइम इंटरवल में जहां मैंने मार्किंग की है, यहां ग्राफ ऊपर के साइड है। फिर अगले नेक्स्ट टाइम इंटरवल में ग्राफ आ गया नीचे के साइड। मतलब अगर ऊपर वाले की पोलैरिटी प्लस तो नीचे वाले की पोलैरिटी क्या हो जाएगी? माइनस। फिर अगले टाइम पीरियड में फिर से प्लस हो गया, फिर माइनस हो गया। ओहो, मतलब ये एक बार प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस। तो क्या यहाँ टाइम के साथ साथ करंट की पोलैरिटी बदल रही है? बिल्कुल साफ साफ नजर आ रहा है कि एक बार प्लस हो रहा है, एक बार माइनस हो रहा है, एक बार प्लस हो रहा है, एक बार माइनस हो रहा है। तो क्या ये एसी है?
हाँ जी बिल्कुल, ये सेकंड ग्राफ के अंदर एसी है सर, है कि नहीं। सिमिलरली थर्ड ग्राफ, अगर मैं थर्ड ग्राफ देखूं करंट और टाइम के वेरिएशन का, तो इसमें भी देखोगे तो क्या नजर आएगा, एक बार ग्राफ है ऊपर तो पॉजिटिव, ग्राफ है नीचे तो नेगेटिव, फिर से ऊपर पॉजिटिव फिर से नेगेटिव, फिर से ऊपर पॉजिटिव फिर से नेगेटिव। इस केस में भी करंट देखो टाइम के साथ साथ इसकी पोलैरिटी बदल रही है। करंट की वैल्यू, करंट की पोलैरिटी क्या हो रही है, वेरी वेरी हो रही है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। और वही तो मैंने बोला कि ऐसा करंट जिसमें करंट तो चेंज हो साथ में उसकी पोलैरिटी भी बदले। यहां देखो टाइम के साथ साथ करंट तो बढ़ रहा है, साथ में उसकी पोलैरिटी बदल रही है, कभी कभी प्लस हो रहा है कभी माइनस हो रहा है, कभी प्लस हो रहा है कभी माइनस हो रहा है। इसका मतलब सर ये भी एक एसी, यानी अल्टरनेटिव करंट का। अब यहां से तो मोटा मोटा आइडिया आपको ये लग गया, ठीक है, क्योंकि ये वन शॉट है तो इसके अंदर मैं आपको समझा दूं पहले वो टर्म कि अल्टरनेटिव करंट का मतलब क्या है। तो यहां से तो आपको मोटा मोटा ये आइडिया जरूर लग गया कि सर अल्टरनेटिव करंट का मतलब ये है ना कि ऐसी करंट जिसकी पोलैरिटी टाइम के साथ चेंज हो रही हो, कभी प्लस तो कभी माइनस, कभी प्लस तो कभी माइनस। क्लियर। अब जरा चौथा ग्राफ देखो ना, यार इसमें तो ग्राफ ही पूरा कांस्टेंट हो गया, इसमें तो ग्राफ पूरा कांस्टेंट हो गया। मतलब यहाँ तो वैल्यू भी नहीं बदल रही है, यहाँ तो हर टाइम पे, हम हर टाइम पे वैल्यू भी सेम है और ये ग्राफ के ऊपर है, मतलब इसकी पोलैरिटी भी नहीं बदल रही है, मतलब ये भी सर एसी तो नहीं। तो आओ देखिए कि डिफरेंट डिफरेंट नाम कैसे देते हैं। देखो ये अल्टरनेटिव करंट है, सेकंड ग्राफ बिल्कुल है सर। ये अल्टरनेटिव करंट है, हाँ सर बिल्कुल है। ये देखो जो करंट टाइम के साथ पोलैरिटी को ना बदले उसको डीसी बोलते हैं। डीसी का मतलब होता है डायरेक्ट करंट। डीसी का मतलब क्या होता है, डायरेक्ट करंट। तो ये एक डीसी है, ये क्या है, एक डीसी है। और ये भी क्या है, पहला वाला ग्राफ और चौथा वाला ग्राफ किसका है, एक डीसी का है, मतलब डायरेक्ट करंट ग्राफ है। अब इसमें भी चेक करोगे ना तो पहला ग्राफ ना आपका वेरिएबल डीसी है, मतलब टाइम के साथ डायरेक्ट करंट कांस्टेंट नहीं है, टाइम के साथ करंट, डायरेक्ट करंट बदल रहा है, इसलिए इसलिए इसको क्या बोलते हैं, वेरिएबल डीसी। लेकिन ये है कांस्टेंट डीसी। डीसी के अंदर भी दो वैरायटी, अगर टाइम के साथ करंट चेंज हो रहा हो तो उसको हम बोलते हैं वेरिएबल डीसी, और टाइम के साथ करंट चेंज नहीं हो रहा तो उसको बोलते हैं कांस्टेंट डीसी। वैसे ही अब आप कहोगे कि सर ये वाले एसी ये वाले एसी में क्या अंतर है, दो ग्राफ फिर क्यों बनाया गया। देखो ये वाला जो एसी है ना, ये एसी साइन के फंक्शन को फॉलो कर रहा है, क्यों, क्योंकि साइन का ग्राफ भी ऐसा ही होता है, याद है कि सबने मैथ के अंदर पढ़ा है साइन का ग्राफ। साइन का ग्राफ क्या होता है, ऐसा ही तो कर्वी ग्राफ होता है साइन का। तो क्योंकि ये साइन के ग्राफ को फॉलो कर रहा है तो हम बोलेंगे कि एसी फॉलोइंग द फंक्शन ऑफ साइन। तो ये साइन के ग्राफ वाला एसी है। लेकिन यहाँ जो है ये आइडेंटिटी करंट ये साइन के ग्राफ को फॉलो नहीं कर रहा है। क्लियर। तो ये तो इतनी, अब तो इतना तो आइडिया लग गया और समझ भी गए, पहली बार ढंग से एसी को समझोगे कि एसी एक्चुअल में क्या होती है। ऐसी ऐसी करंट जिसकी पोलैरिटी भी बदले टाइम के साथ साथ उसको हम अल्टरनेटिव करंट बोलते हैं। और डीसी भी समझ गए। तो मैंने एसी और डीसी तुम सबको तो समझा दिया, समझा दिया। किसी को दिक्कत है एसी डीसी में। नो सर। चलो, तो अब थोड़ी बातें करते हैं, क्योंकि ये पूरा चैप्टर में हमको क्या करना है, अल्टरनेटिव करंट ही पढ़ना है। तो थोड़ी बातें करते हैं एसी के अंदर। एसी हमारा क्या है, अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, ठीक है। अब ये जो अल्टरनेटिंग करंट है ना, इसकी इसके लिए हम एक इक्वेशन डिफाइन करते हैं। आपने इस इक्वेशन को थोड़ा बहुत एसएचएम के अंदर पढ़ा होगा, है ना। क्योंकि यार देखो एसी के अंदर क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है कि इसके अंदर टाइम के साथ साथ वैल्यू चेंज हो रही है और ये साइन का फंक्शन है। तो आपने एसएचएम या वेव्स वाले चैप्टर के अंदर ये चीजें पढ़ी होंगी कि कोई भी फंक्शन टाइम का कोई भी क्या क्वांटिटी अगर टाइम का सॉरी कोई भी क्वांटिटी अगर साइन का फंक्शन होता है तो उसका एक इक्वेशन हम देते हैं एसएचएम से। और वो इक्वेशन क्या था, आई इज इक्वल्स टू आई नॉट आई नॉट साइन साइन ओमेगा ओमेगा टी। टी। क्योंकि ये करंट है इसलिए मैंने करंट का इक्वेशन को कैसे लिखा, आई से। तो आई इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, जहां आई नॉट क्या होता है जी, आई नॉट होता है सर मैक्सिमम वैल्यू, जिसको हम अल्टरनेटिंग करंट में मैक्सिमम नहीं पीक वैल्यू के नाम से जानते हैं। पीक वैल्यू बोलो मैक्सिमम वैल्यू बोलो एक ही बात होता है। तो ये है अल्टरनेटिंग करंट का इक्वेशन। कहां से आया क्यों आया कोई जरूरत नहीं है, बस इतना याद रख लो कि अल्टरनेटिंग करंट का इक्वेशन क्या है, आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। वैसे ही अगर मैं वोल्टेज का लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, V इज इक्वल्स टू वी नॉट साइन साइन ओमेगा ओमेगा टी। टी। मतलब ये तो साफ पता चल गया सर कि अल्टरनेटिंग करंट किसका फंक्शन है, सर साइन का फंक्शन है। क्यों, क्योंकि देखो आई के अंदर आई नॉट के साथ साथ साइन वाला टर्म आया है, मतलब ये सर साइन का फंक्शन है।
तो इसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ एन अल्टरनेटिंग करंट। तो अल्टरनेटिंग करंट का इक्वेशन क्या होता है भाई, याद रखोगे, आई इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, जहां आई नॉट क्या है, मैक्सिमम वैल्यू, पीक वैल्यू। अब मैक्सिमम वैल्यू क्या है, अरे यार ग्राफ की मैक्सिमम वैल्यू चेक कर लो, जो ग्राफ की मैक्सिमम वैल्यू होगी उसी को आई नॉट बोलते हैं। ग्राफ की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, ये है। तो ये ग्राफ की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी उसी को क्या बोलते हैं, आई नॉट बोलते हैं, इसलिए इसका नाम दिया गया पीक वैल्यू। पीक वैल्यू, तो अल्टरनेटिंग करंट में जो ग्राफ होता है उसका एम्पलीट्यूड, उसका मैक्सिमम वैल्यू को हम बोलते हैं आई नॉट या फिर पीक वैल्यू। क्लियर? क्लियर? Yes, sir. क्लियर हो गया? सबको क्लियर हो गया? तो ये था अल्टरनेटिंग करंट के बारे में। अल्टरनेटिंग करंट का इक्वेशन हम देख लिया। अब जैसे हम आगे बढ़ते हैं चैप्टर के अंदर, तो हम कुछ करंट के डिफरेंट फॉर्म के बारे में पढ़ते हैं। जैसे हम पढ़ते हैं एवरेज करंट के बारे में। पहला हम क्या पढ़ेंगे, एवरेज करंट के बारे में, और दूसरा हम पढ़ेंगे आरएमएस करंट के बारे में, आरएमएस करंट। ठीक है, हम शुरुआत करते हैं एवरेज करंट, जिसको आई एवरेज लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, आई एवरेज, या फिर आई एवरेज को ऐसे भी नोट किया जाता है। ये दो दो क्या, ये दो एंगुलर ब्रैकेट में अगर मैं आई को रख दूंगा ना, तो इसको हम बोलेंगे कि हमने इसका एवरेज लिया है। ठीक है, तो एवरेज को चाहे आप आई एवरेज लिखो या ऐसे एंगुलर ब्रैकेट के अंदर आई को लिख दो, एक ही बात होती है। ठीक है, और आरएमएस करंट को हम लिखते हैं आई आरएमएस। क्या है ये, चिंता मत करिए, सब समझाऊंगा, बट अभी समझ लीजिए कि एवरेज, तो पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे एवरेज करंट, जिसमें हम सीखेंगे एवरेज करंट निकालना। तो एवरेज करंट एसी का हम कैसे निकालते हैं, क्या होती है उसकी वैल्यू, आइए वो देखते हैं। एवरेज करंट, एवरेज करंट मतलब या तो आप आई एवरेज लिखिए या फिर एंगुलर ब्रैकेट के अंदर आई को डिनोट कर दीजिए। क्लियर? चलिए, किसी भी अल्टरनेटिंग करंट का अगर हमको एवरेज करंट चाहिए, तो याद रखिए हम क्या करते हैं, एवरेज करंट जो कभी भी निकालना होता है तो हम करते हैं इंटीग्रेशन आई डी टी अपॉन इंटीग्रेशन डी टी। ये आप याद कर लीजिए कि अल्टरनेटिंग करंट में अगर हमको एवरेज करंट निकालना होगा, जैसे लेट्स से कि ये ग्राफ है हमारा एक अल्टरनेटिंग करंट का, एसी का ग्राफ है, मैं ग्राफ ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, ग्राफ मैंने ड्रॉ कर दिया, ये ऐसा ग्राफ है अल्टरनेटिंग करंट का, साइन का फंक्शन है। ठीक है, ठीक, लेट्स से मैं इसको बोलता हूँ जीरो, और यहाँ क्या है, ये टाइम टी है, और यहाँ क्या है, तुम्हारा करंट है। टाइम के साथ करंट चेंज हो रहा है तो एसी है, अल्टरनेटिंग करंट ग्राफ ऐसे ही बनता है। बिल्कुल, ये मान लो जीरो है, ये वाला टाइम इंटरवल को मैं बोलता हूँ t/2, ये वाले को मैं बोलता हूँ t। ठीक है, और फिर यही एक सर्कल कंप्लीट करके यहाँ आ जाएगा, ये आ जाएगा 2t। ठीक है, ये टाइम पीरियड्स है ना, क्योंकि करंट जो है वो क्या करता है, करंट जो है अल्टरनेटिंग करंट वो क्या होता है, कभी पॉजिटिव कभी निगेटिव, कभी पॉजिटिव कभी निगेटिव, मतलब टाइम के साथ साथ वेरी कर रहा होता है। और यहाँ जो टाइम है उसको हम नॉर्मल टाइम से नहीं, यहाँ स्मॉल टी को मैं कैपिटल टी से रिप्लेस कर देता हूँ, यहाँ हम टाइम पीरियड लेके चलते हैं। क्या लेके चलते हैं, नॉर्मल टाइम नहीं, टाइम पीरियड लेके चलते हैं, इसलिए देखो मैंने कैपिटल टी लिखा है। ठीक है, ठीक है। Yes, तो sir. अल्टरनेटिंग करंट में हमने क्या किया कि अल्टरनेटिंग करंट के ग्राफ में हमने टाइम पीरियड डिफाइन कर दिया, जो है 0 से t/2, फिर t है, फिर 2t है ना। अब चेक करो, अब देखो मैं क्या कर रहा हूं कि मैंने तुमको बताया कि जो भी एवरेज करंट होगा अल्टरनेटिंग करंट के अंदर, तो एवरेज करंट निकालने का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन आई डी टी डिवाइडेड बाई डी टी। अब आपने ये चीजें तो जरूर पढ़ रखी है कि सर किसी भी ग्राफ का ना, है ना, आपने ये चीज जरूर जरूर पढ़ रखी है कि किसी भी, मान लीजिए किसी भी ग्राफ का जो स्लोप है वो थोड़ा कर्वी है, तो अगर हमको इसका एरिया लिखना होता था, लेट्स से ये वाई एक्सिस थी, ये एक्स एक्सिस थी, तो हम क्या करते थे, इंटीग्रेशन वाई डी एक्स कर देते थे कि नहीं। तो y वर्सेस x का जो कर्व होता है, उसका हम उसका एरिया निकालना होता है, तो हम क्या करते थे, इंटीग्रेशन करते थे y dx, करते थे कि नहीं करते थे। Yes, हमने ये sir. चीजें सीखी है कि अगर y और x के बीच का ग्राफ है, और y और x के बीच में कोई भी हमने कर्व खींच दिया और उस कर्व का हमको एरिया चाहिए, तो हम इंटीग्रेट करते थे y dx। पढ़ा होगा आपने बेसिक इंटीग्रेशन में। तो यहाँ देखो, अगर यस ग्राफ सर। y और t के बीच है और यहाँ इंटीग्रल आई डी टी लिखा है, तो ये इंटीग्रल आई डी टी का मतलब क्या, मैं इसको एरिया कह दूं। हाँ बिल्कुल सर, एरिया Yes, कह sir. दीजिए, ये एरिया ही है, इंटीग्रलिटी क्या है, एरिया ही है। और dt को इंटीग्रेट करोगे तो क्या ये कैपिटल टी बन जाएगा, Yes, बन sir. जाएगा नहीं बन जाएगा। मतलब आई एवरेज का सर ना एक और फार्मूला हम याद कर सकते हैं, या तो अगर आपको इंटीग्रेशन वाला पसंद है तो आप इंटीग्रेशन वाला याद कर लो, बहुत अच्छी बात है, इंटीग्रेशन आई डी टी
अपॉन इंटीग्रेशन dt। सिमिलरली अगर और एक और फॉर्मूला याद रखना है तो एवरेज करंट का एक और फॉर्मूला है। अगर ग्राफ दिया हो सर तो अगर एरिया से निकाल दें तो बहुत अच्छी बात है, तो हम एरिया अपॉन टाइम भी कर देंगे तो भी आंसर आ जाएगा हमारा, तो भी आंसर हमारा आ जाएगा, आ जाएगा। तो ये है तुम्हारा एवरेज करंट जो एसी के अंदर हम डिफाइन करते हैं। तो एवरेज करंट के आपको दो फार्मूले पता होने चाहिए, एक तो इंटीग्रेशन आईडीटी ऑन इंटीग्रेशन डीटी। और इंटीग्रेशन आईडीटी को हम क्या करेंगे, वाई एक्स के कर्व से कंपेयर करेंगे तो हमको पता चलेगा कि इंटीग्रेशन आईडीटी तो सर एरिया है। तो हम इसका एक और फॉर्मूला लिख सकते हैं, एरिया अपॉन टाइम। अब मैं तुमसे कहता हूं कि ये बताओ, मुझे एवरेज करंट बताओ, सॉरी, मुझे एवरेज करंट बताओ फॉर हाफ साइकिल, और मुझे एवरेज करंट बताओ फॉर फुल साइकिल। और ये किसकी बातें कर रहे हैं हम, एसी की, क्योंकि एसी चैप्टर पढ़ रहे हैं तो अल्टरनेटिंग करंट ही होगा। ठीक है, मैंने आपसे बोला कि एवरेज करंट बताओ फॉर हाफ साइकिल, और फिर मैंने बोला कि एवरेज करंट बताओ फिर फुल साइकिल। तो हाफ साइकिल फुल साइकिल दोनों के लिए एवरेज करंट बताओ भाई कितना होगा। तो देखो, हाफ साइकिल का मतलब क्या है, हाफ साइकिल का मतलब है कि सर यहां से ग्राफ लेके और यहां तक, मतलब ये जो है ये हाफ साइकिल है। अरे ग्राफ का फुल साइकिल कब होता है, ग्राफ का फुल साइकिल तब होता है जब क्या करे वो, चल के ऊपर और फिर नीचे यहां आ जाए, जहां से चला वही आ जाए वापस, तो ये फुल साइकिल होता है। तो फुल साइकिल हम क्या बोलेंगे, फुल साइकिल तो यहां तक लेंगे, लेकिन हाफ साइकिल आधा होगा। मतलब हाफ साइकिल 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 का मतलब कि 0 से t/2, टाइम इंटरवल 0 से t/2 में। और फुल साइकिल का मतलब 0 से 2t, 2t नहीं मतलब 0 से t, सॉरी 2t लिख दिया, मैं भी क्या बोल रहा हूँ अभी, 0 से t। हाफ साइकिल फुल साइकिल क्लियर है तुम सबको, बोलो। 0 से, यस सर। तो हाफ साइकिल मैं बोलता हूँ मतलब 0 से t/2 ये हाफ साइकिल है। फुल साइकिल मतलब ये पूरा कर्व रिपीट होके यहाँ आ गया वापस से। तो 0 से t जो है वो तुम्हारा फुल साइकिल है, 0 से t/2 तुम्हारा हाफ साइकिल है। अब मैं दोनों केस में तुमसे एवरेज करंट पूछता हूँ, तो एसी के लिए एवरेज करंट दोनों केस में क्या होगा, याद रख लो हमेशा, हाफ साइकिल के अंदर जब भी एवरेज पूछी जाए एसी की, तो आई एवरेज की वैल्यू होती है 2I0/पाई। अब ये इंटीग्रेट इंटीग्रेट करके आता है, आई की वैल्यू n/टी रखोगे, ठीक है, फिर टाइम की वैल्यू 0 से t, तो इंटीग्रेशन यहाँ से लिमिट लग जाएगी 0 से t, है ना, फिर यहाँ करंट तुम्हारा चेंज होगा। तो ये सारी चीजें भूल जाओ, बस अभी याद रख लो इंटीग्रेट इंटीग्रेट करके ही आता है। कोई आपसे पूछने जाएगा कि ये फार्मूला कहाँ से आया, बस आपको ये फार्मूला याद होना चाहिए इसी के अंदर। तो एवरेज करंट अल्टरनेटिंग करंट के अंदर हाफ साइकिल के लिए एवरेज करंट की वैल्यू कितनी होती है, 2I0/पाई, जहां I0 क्या होता है, पीक वैल्यू करंट। ऑफ करंट। क्लियर। लेकिन अगर मैं फुल साइकिल के लिए बोलूं, तो फुल साइकिल के लिए हमेशा याद रख लो कि आई एवरेज की वैल्यू 0 होती है। अब कहोगे हैं ये क्या बोल दिए सर, जीरो सडन से जीरो, ऐसे कैसे हो सकता है जीरो, इधर 2I0/पाई और उधर जीरो। मतलब फुल साइकिल के अंदर 2I0/पाई करंट है, और सॉरी हाफ साइकिल के लिए 2I0/पाई करंट है, और फुल साइकिल के लिए एवरेज करंट जीरो है, ऐसे कैसे हो सकता है। और बिल्कुल जीरो है, और इसको आप खुद एक्सप्लेन कर सकते हो, बड़ा आसान है। क्यों जीरो है भाई, जीरो इसलिए है कि ये देखो, करंट का जितना वैल्यू पॉजिटिव में है उतना ही वैल्यू निगेटिव में है। ओ, मतलब ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे फुल साइकिल में, करेंगे नहीं करेंगे। अरे जितना पॉजिटिव में ऊपर उतना नीचे निगेटिव, तो पॉजिटिव और निगेटिव, अरे गधो, +2 - 2 जीरो ही तो होता है कि नहीं होता है। तो जितनी वैल्यू ऑफ करंट पॉजिटिव डायरेक्शन में है उतनी वैल्यू ऑफ करंट निगेटिव डायरेक्शन में है, कब, फुल साइकिल के लिए, यहां से यहां तक के लिए। इसलिए मैंने लिखा कि फुल साइकिल के अंदर एवरेज बनेगा ही नहीं, एवरेज होगा ही नहीं, एवरेज होगा ही नहीं, एवरेज बनेगा ही नहीं। मतलब कि एक बार करंट पॉजिटिव हो गया फिर एक बार करंट निगेटिव हो गया, तो सेम वैल्यू पे पॉजिटिव सेम वैल्यू पे निगेटिव दोनों कट जाएंगे, तो कैंसिल आउट कर देंगे। तो क्या कोई एवरेज बचेगा क्या, तुम ये बता दो, क्या नो कोई एवरेज सर। बचेगा क्या, नहीं बचेगा, नहीं बचेगा। यस सर। इसीलिए फुल साइकिल के लिए एवरेज करंट की वैल्यू कितनी होती है, बोलो बोलो, 0। 0 होती है। ये चीजें क्लियर हो गई, ये क्लियर हो गई। यस सर। ये पूरे एक स्लाइड में मैंने यस सर। एवरेज करंट बता दिया, along with their फंडा, along with their फार्मूला, 2 फार्मूले 3 फार्मूले जितने हैं याद रख लो, ठीक है। अब सर सवाल कैसे आएगा एवरेज करंट से, आओ सवाल कर लेते हैं, करा दें या फिर रन दे, बोलो। करवा दीजिए सर। सवाल ऐसे पूछा जाता है, फाइंड एवरेज वैल्यू ऑफ करंट फॉर, ऐसे ही सवाल पूछे जाएंगे,
अगर ग्राफ से सवाल आए तो 0 to t, अगर आए तो, ठीक है, हमेशा ये सब याद रखना, अगर आए तो, आए तो यही, अगर इससे सवाल बनाए जाएंगे तो ऐसे ही ग्राफ सवाल बनाया जाता है यार, हर एक एग्जाम में ऐसे सवाल बनते हैं, चाहे वो जेई हो चाहे वो नीट हो, ठीक है। और ये ग्राफ दिया हुआ है, ओहो, इग्नोर करना, समझ लेना कि सही, ये स्ट्रेट ग्राफ है, ठीक है। अरे शिट, ये ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, ऐसे ग्राफ में कुछ वैल्यू मार्क है, इसकी पीक वैल्यू आई नॉट है, ये आई है, ठीक है, ये टी है, ठीक, हाफ इंटरवल है, यहां से यहां वाला t/2 है, ये t है, ये 0 है, और ये तुम्हारा है 2t, ठीक है। हमसे क्या पूछा है, फाइंड एवरेज वैल्यू ऑफ द करंट फॉर टाइम, कहां से कहां वेरी कर रहा है, 0 से 0 से कैपिटल टी, T। 0 से कैपिटल टी, मतलब सर ये वाला हिस्सा है ना, यही तो है 0 से टी, यहां से यहां, हमसे एवरेज वैल्यू पूछा है। अभी हमने पीछे पढ़ा है, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला एक एवरेज वैल्यू का, ठीक है। आपका मन हो तो आप इंटीग्रेशन लगाइए, इंटीग्रेट करिए, मेरा मन तो नहीं है, मैं तो लगाऊंगा सीधा एरिया अपॉन टाइम। क्या लगाऊंगा, मैं सीधा फार्मूला लगाऊंगा भाई, मैं सिंपल आदमी, बहुत सीधा आदमी, मैं सीधा फार्मूला लगाऊंगा, एरिया अपॉन टाइम। तो मैं एवरेज ढूंढूंगा। अब एरिया क्या है, अब एरिया देखो, तो क्या ये एक ट्राइंगल बन रहा है, बोलो बोलो बोलो, क्या एक यस ट्राइंगल बन सर। रहा है, और ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, अरे सर बहुत आसान है, हाफ इंटू बेस इंटू हाफ हाइट, इंटू बेस इंटू हाइट। और नीचे क्या है, टाइम है, बहुत सही। तो आई एवरेज निकालेंगे तो हाफ इंटू बेस, कितना है सर, बेस है कैपिटल टी, T/2। हाइट कितना है, अरे सर हाइट t/2 है, और नीचे टाइम, टाइम इंटरवल 0 से t, मतलब टोटल टाइम कैपिटल टी। हो गया, हो गया कि नहीं हो गया, बताओ 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 बताओ। यस सर। किसी को दिक्कत है, किसी को दिक्कत है, एक सेकंड, अरे यार, ओहो, मैंने दोनों टाइम का टर्म लिख दिया ना, अभी गधा हूँ। हाइट t/2 थोड़े है, हाइट तो आई नॉट है ना, ओहो, हाँ, आई तो है सर। हाइट हाइट तो आई नॉट है ना, है कि नहीं, बोलो बोलो, है कि नहीं, अब साफ साफ दिख रहा है, ये टी से टी कट गया, तो आई एवरेज की वैल्यू क्या हो गई, I0/2, क्या बात है सर, यानी इस केस में आई एवरेज की वैल्यू कितनी हो गई, बोलो बोलो, इस केस में आई नॉट की I वैल्यू कितनी हो naught गई, by 2। I0/2। अब मैं थोड़ा और सवाल को मॉडिफाई कर दूं, मैं बोल दूं अब मेरे को 0 से 2t के बीच बताओ एवरेज करंट, बोलो बोलो जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, देख के समझ आ जाना चाहिए, जल्दी बोलो। जीरो होगा सर। सर जीरो 0 होगा, 0 होगा। यस, क्यों, क्योंकि सर ये फुल साइकिल पूछ दिया ना आपने, और अभी पीछे पड़ के आए, आंख बंद करके मारेंगे, अब कोई सपने में भी उठ के, जैसे तुम सोए हो ना, तुमको आगे कोई उठ के बोले कि बताओ बताओ जल्दी से बताओ एवरेज वैल्यू कितनी होती है फुल साइकिल के लिए, इसी के लिए तुम्हारे मुंह से आवाज आनी चाहिए 0। यार इतना आसान तो है, याद नहीं रख लोगे, तो देख के ही तुम्हारे मुंह से आवाज आनी चाहिए कि यस, इट विल बी 0, शून्य, अंडा। क्लियर, क्लियर। यस सर। अच्छा चलो लगे हाथ ये भी बता दो कि अगर मैं 0 से t/2 पूछता तब क्या करते, तब कितना आता। तो सर बहुत आसान है, अभी आपने बता दिया, इतना आसान करते, एरिया अपॉन टाइम बहुत सिंपल है, लगा दो वही, फिर हाफ इंटू, अब बेस कितना हो जाएगा, बेस हो जाएगा t/2, हाइट तो वही आई नॉट रहेगी सर, और नीचे क्या है, नीचे टाइम टाइम है कि नहीं, और टाइम देखो कहां से कहां, इस बार भी 0 से t/2, तो टाइम भी कितना हो जाएगा, टी T/2। बाई टू, मतलब t/2 कट गया, आई ला, आई एवरेज की वैल्यू फिर से I0/2। हाँ बिल्कुल, ऐसे बिल्कुल सेम आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है, टेंशन नहीं लेने का, सेम ही आएगी। तो यहाँ भी एवरेज की वैल्यू कितनी आई, I0/2, I0/2। अब मैं यहाँ बेट कर सकता हूँ ना, मैं ये बेट कर सकता हूँ, अब मैं लिख के रेटर में दे सकता हूँ कि तुम लोग को आज से पहले ही एवरेज वैल्यू समझ ही नहीं आती थी, कैसे निकाले सर, फॉर्मूला बस याद कर लिए होगे, 2I0/π, 0 से 2 और 0। आज सच सच बताओ, समझ आया है कैसे कैसे निकालते हैं, झूठ मत बोलना, झूठ बोले कौवा काटेगा, बताओ, आज से यस पहले समझ यस। आया था ये एवरेज वेवरेज, बड़ा दिक्कत होता था, ये एवरेज ये सब क्या बता दिया, अभी तो एवरेज हुआ है, अभी तो आरएमएस बाकी है, और आरएमएस तो फील नहीं आता है बच्चों को, लेकिन मैं फील दिखा दूं, बताओ समझ आया, एवरेज कैसे निकालते हैं, एवरेज करंट, एवरेज वैल्यू, एसी के यस अंदर, सर। क्लियर है। तो बस दो चीजें याद रख लो, कहाँ से आया क्यों आया, ये अभी याद करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है, डिटेल लेक्चर होता तो मैं सब कुछ एक्सप्लेन करता हूँ, डिराइव करता, ऐसा नहीं है कि मेरे को आता नहीं है, हाँ हाँ मेरे को आता है, लेकिन मैं बताऊंगा नहीं अभी, ठीक है, डीएड मेडिकेट अच्छे से करते हैं अगर फुल लेक्चर रहती तो, लेकिन अभी बस वैल्यू याद कर लो, कोई ऐसे पूछ नहीं जाएगा ना कि कहाँ से आया कहाँ से नहीं, ठीक है। चलिए,
तो ये हमने एवरेज खत्म कर लिया। अब आते हैं, अब इसके अंदर एवरेज के बाद मैंने क्या बोला था, आरएमएस, मैंने सवाल भी करा दिया। अब आरएमएस देख लो। देखो आरएमएस का फुल फॉर्म क्या होता है भाई, देखो सबसे पहले आरएमएस का फुल फॉर्म होता है रूट मीन रूट मीन स्क्वायर। स्क्वायर वैल्यू। रूट मीन स्क्वायर, आरएमएस शॉर्ट में ना, हैंडसम सा नाम है एकदम, आरएमएस। रूट मीन स्क्वायर इसको बोलते हैं। रूट मीन स्क्वायर का मतलब देखो करना क्या है, उल्टा जाओ, उल्टा उल्टा मतलब पहले किसी क्वांटिटी का स्क्वायर करो, फिर उसका मीन लो, फिर उसका रूट ले लो। क्या बोला मैंने, पहले तो स्क्वायर करो, फिर मीन लो, फिर रूट लो। नाम भले रूट मीन स्क्वायर है, लेकिन काम उल्टा करते हैं, पहले स्क्वायर करते हैं, मीन लेते हैं, रूट लेते हैं। सबसे पहले कि अगर किसी भी क्वांटिटी का मेरे को आरएमएस वैल्यू निकालना हो तो मैं कैसे निकालूंगा, मैं सिर्फ करंट की बात नहीं कर रहा हूँ। लेट्स से मैं एग्जांपल लेता हूँ, अभी तुमको मैं आरएमएस अच्छे से क्लियर करता हूँ कि सर आरएमएस है क्या। देखो लेट्स से मैं एग्जांपल लेता हूँ कि मैंने क्वांटिटी ली 10, मैंने एक और क्वांटिटी ली -10। अब मैं बोलता हूँ कि इन दोनों वैल्यू का मेरे को आरएमएस जरा निकाल के दिखाओ, आरएमएस वैल्यू कितनी आएगी। तो मैंने क्या बताया, स्टेप 1, पहले पीछे से चलो, स्क्वायर करो, फिर मीन लो, फिर रूट लो। तो एक है 10, एक है -10, जरा दोनों का स्क्वायर करो। तो 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा जी, 100। 100। और 100। -10 का भी स्क्वायर, अरे सर 100। स्क्वायरिंग हो गई। अब मीन ले लो जरा, अब मीन ले लो, मीन, मीन क्या होता है सर, तो दोनों को जोड़ देंगे, अरे एवरेज। और कितनी है, यस सर। 2 है, तो दोनों। डिवाइडेड बाई 2। तो 200/2 मतलब 100। 100। हमने मीन कर, 10 हमने आया क्या ना किया, हमने रूट कर लिया, हमने मीन कर लिया। अब जरा स्क्वायर कर लो तो जरा, स्क्वायर सर, मतलब रूट ना। सर 100 का रूट, आई सॉरी रूट, मैं स्क्वायर बोल रहा हूँ, रूट। हमने 10। स्क्वायर कर लिया, फिर मीन निकाल लिया, अब रूट ले लो। तो रूट 110 होता है। ओ माई गॉड, मतलब 10 और -10 का आरएमएस वैल्यू कितना आया, 10 आया। बस यही तो है आरएमएस वैल्यू। अब यही सेम चीज तुम करंट के साथ उठा के कर दोगे, खत्म खेल, आ गई आरएमएस वैल्यू। इसी को बोलते हैं आरएमएस वैल्यू। रूट मीन यस स्क्वायर सर। का मतलब है कि पहले किसी क्वांटिटी का स्क्वायर किया गया, मीन किया गया और रूट किया गया। ये तो था आरएमएस का मतलब। लेकिन अगर इसी आरएमएस में मैं करंट जोड़ दूं, मतलब मैं आई आरएमएस पूछ दूं, मतलब क्या बोल दूं, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट, कहोगे अजीब आदमी हो सर। अभी आपने बताया कि स्क्वायर मीन रूट करना है, तो चुपचाप करंट जो आएगा उसका भी हम पहले स्क्वायर कर देंगे, फिर मीन ले लेंगे, फिर रूट ले लेंगे, आ गई आरएमएस वैल्यू। अरे यार यहाँ आरएमएस था, और मैंने बस बदल के क्या किया, अल्टरनेटिंग करंट में उसमें करंट भी लगा दिया, यानी आई आरएमएस लगा दिया। करना वही है, रूट मीन स्क्वायर, तो पहले स्क्वायर करो, फिर मीन लो, फिर रूट लो, पीछे से चलो। तो क्लियर हो गया। यस अब ये सर। बताओ, अगर यही आरएमएस वैल्यू मेरे को एसी में लगानी है, अल्टरनेटिव करंट, क्योंकि हम चैप्टर क्या पढ़ रहे हैं, अल्टरनेटिव करंट, और अल्टरनेटिव करंट में ही आरएमएस डिफाइन होता है। और अभी हमने पीछे पढ़ा है कि सर अल्टरनेटिंग करंट के करंट का इक्वेशन क्या होता है, आई आई नॉट नॉट साइन ओमेगा टी। साइन ओमेगा टी। मतलब सर यहाँ आई आरएमएस लेना है, मतलब ये जो आई है ना, इसी के साथ हम खेल करेंगे, एक बार स्क्वायर करेंगे इस पूरे आई नॉट साइन ओमेगा टी का, एक बार मीन लेंगे और एक बार रूट लेंगे। लेंगे तो सबसे पहले आओ स्क्वायर कर लो, तो ये क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। फिर क्या लेंगे, फिर मीन ले लेंगे। तो मीन कैसे लेते हैं भाई, मीन लेते हैं ऐसे, ऐसे लिख लो, या ऊपर बार लगा दो तो भी मीन है। फिर क्या करेंगे, रूट लेंगे, फिर क्या करेंगे, रूट लेंगे। अब रूट लीजिए। अब इसके इसके बाद ये जो भी आप काम कर रहे हैं ना, यहां से मैं इक्वल टू को बाहर कर दे रहा हूं, ऐसे समझ लो। को ना 2 स्टेप में लिखता हूँ, कंफ्यूज नहीं हो, ठीक है, कंफ्यूज मत हो। ये आई है, इस आई को पकड़ लो, आई का स्क्वायर कर दिया, आई का मीन ले लिया और फिर रूट ले लिया। अब इसी आई को खोल के क्या लिख सकते हैं, आई नॉट का स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, उसका मीन ले लिया और बाहर रूट लगा दिया। तो जैसे ही हम आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी इसका मीन लेते हैं और रूट लगाते हैं, तो अब हमको इसका एक लंबा चौड़ा डेरिवेशन होता है, चिंता मत करो, ठीक है। बट हमको डेरिवेशन नहीं याद रखना है। इसके बाद हम क्या करते हैं, कैलकुलेशन वाला पार्ट, डेरिवेशन वाला पार्ट करते हैं। बट हमको आज के लेक्चर में रिजल्ट से मतलब है कि सर आरएमएस बता दीजिए ना फटाक से कि क्या फॉर्मूला होता है, कैसे आरएमएस आता है। प्रोसेस यही है, आप आई को लेंगे, फिर आई नॉट साइन ओमेगा टी है, फिर क्या करेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे, फिर मीन लेंगे, फिर रूट लेंगे, फिर कैलकुलेशन करेंगे, डेरिवेशन, तो एक फाइनल रिजल्ट निकल के आएगा। और फाइनल रिजल्ट यही है कि आरएमएस वैल्यू जो होती है वो होती है आई नॉट बाई रूट टू के बराबर। आरएमएस वैल्यू होती है आई नॉट बाई रूट टू के बराबर। क्लियर, क्लियर हो गया। यस सर। आरएमएस वैल्यू क्लियर हो गई। आरएमएस वैल्यू किसके बराबर होती है, आई नॉट बाई रूट टू के बराबर। सिमिलरली अगर मैं वोल्टेज का आरएमएस लिखता वी आरएमएस, तो अगर मैं वी आरएमएस लिखता देन
VRMS क्या हो सर जाता? वो भी उतना ही हो जाता। बिल्कुल सिमिलर, जहां आई नॉट है सर बस उसको वी नॉट से रिप्लेस कर दीजिए, वी नॉट बाई रूट टू, वी नॉट बाई रूट टू। क्लियर हो गया सबको? बता दो यार यस एक बार, सर। यस। क्लियर हो गया सबको? तो ये था आरएमएस, बड़ा सिंपल था। जैसे हमने एवरेज के लिए दो फार्मूले देखे, वैसे आरएमएस के लिए अंदर फार्मूला क्या याद रखना है? आई नॉट बाई रूट टू। ये सब कैलकुलेशन करके एंड रिजल्ट आपको यही आता है। और कोई ऐसे पूछ नहीं जाएगा कि कहाँ से आया, बस इतना याद रख लो कि आरएमएस और वोल्टेज आरएमएस और करंट आरएमएस यानी आई आरएमएस और वी आरएमएस दोनों की वैल्यू क्या होती है? आई नॉट बाई रूट टू के बराबर होती है। मतलब करंट आरएमएस लिखेंगे तो आई नॉट बाई रूट टू, वोल्टेज आरएमएस लिखेंगे तो वी नॉट बाई रूट टू। क्लियर हो गया? ये आरएमएस वैल्यू थी करंट की इसी के अंदर। क्लियर? अच्छा, आरएमएस वैल्यू का फील लेना चाहते हो? देखो, दो बातें याद रख लो। दो बातें कौन सी? सर सबसे पहली बात कि सर जो हमारे हाउस होल्ड मतलब हमारे घरों में सर जो करंट आता है ना वो एसी आता है। हम लोग याद रखना, हमारे घरों में अल्टरनेटिंग करंट आ रही है। मतलब कि सर हमारे घर में जो पोलैरिटी है करंट की, क्या वो बदल रही है? हाँ बिल्कुल बदल रही है। प्लस हो रही है, माइनस हो रही है, प्लस हो रही है, माइनस हो रही है, प्लस हो रही है, माइनस हो रही है, और वो इतनी तेज हो रही है कि आपको पता नहीं लग रहा है। समझ रहे हो? तो हमारे घर में सब पहली बात क्या देखनी है कि हमारे घर में जो करंट आता है वो क्या आता है? एसी करंट आता है। ठीक है? और हमारे घर में जो भी इंस्ट्रूमेंट लगे होते हैं ना, जैसे पंखा हो गया, फ्रिज हो गया, टीवी हो गया, कूलर हो गया, तो उसके अंदर आपने देखा है ऐसे 220 वोल्ट करके मार्किंग दी होती है? देखा है कभी किसी ने इंस्ट्रूमेंट, यस सर। इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट के पीछे? ये 220 वोल्ट यस और सर। कुछ नहीं, ये 220 वोल्ट आपकी आरएमएस वैल्यू ही है। बस आरएमएस, अगर आरएमएस वैल्यू क्या है, अगर आरएमएस वैल्यू हम डे टू डे लाइफ के लिए यूज करें ना, तो वो डीसी वैल्यू है। ये डीसी वैल्यू है। आरएमएस वैल्यू एक्चुअल में देखो, वैसे तो ये अल्टरनेटिव करंट के लिए डिफाइन किया गया है, लेकिन बस इतना अभी के लिए याद रख लो, जो हमारे घरों में सर जो वोल्टेज आता है ना, वो एक्चुअली आरएमएस वोल्टेज ही होता है। क्यों? क्योंकि यार हमारे घरों में एक कांस्टेंट सप्लाई चाहिए, यार एक कांस्टेंट वोल्टेज चाहिए ना। हमारे हमारे घरों में अगर इंस्ट्रूमेंट चलाने हैं, है ना, तो हमारे घर में आ रहा है अल्टरनेटिंग करंट, लेकिन यार मेजरमेंट के लिए अल्टरनेटिंग करंट को हमको एक कांस्टेंट डीसी मानना पड़ता है, इसीलिए हम 220 वोल्ट जो आता है ना, उसको हम आरएमएस करंट मान के चलते हैं। तो हमारे घरों के लिए अगर आरएमएस करंट लिखना हो, मतलब वो जो 220 वोल्ट की मार्किंग आप देखते हो ना, वो एक्चुअली आरएमएस वैल्यू है। वो कौन सी वैल्यू है? वो रूट मीन स्क्वायर आर वैल्यू। एम एस वैल्यू। याद रखोगे? वो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ही है जो हमारे घरों में जो दिखता है ना आपको, करंट की वैल्यू और इवन जो वोल्टेज की वैल्यू मार्किंग हुई है, वो मार्क वैल्यू क्या है? आरएमएस वैल्यू है। मार्क वैल्यू क्या है? आरएमएस आर वैल्यू है। एम एस वैल्यू। ठीक है? घर में जो एसी आता है, जो भी मार्किंग होती है वो आरएमएस वैल्यू होती है। क्लियर हो गया? यस सर। क्लियर हो गया? अब मैं तुम एक एक मजेदार चीज तुम करके दिखाओ यहाँ से, एक मजेदार चीज, थोड़ा सा समझ लो, बस थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लूंगा तुम लोग का। एक बड़ा मजेदार चीज तुमको मैं दिखाता हूँ। और देखो फिजिक्स का मजा यही है, हैशटैग मजेदार। मजेदार चीज क्या है? आओ, वैसे भी रात हो चुकी है, धीरे धीरे पढ़ते हैं, आराम से पढ़ते हैं, पूरा पढ़ डालेंगे। ठीक है? मजेदार चीज क्या है? देखो ये देखो, तुम लोगों को क्या लगता है कि मान लो 220 20 वोल्ट हमारे घर में आता है ना, तो 220 वोल्ट डीसी ज्यादा खतरनाक होगा या 220 वोल्ट एसी ज्यादा खतरनाक होगा? ये बताओ। मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ, बड़ा मजेदार सवाल है सर कि 220 वोल्ट डीसी। इसमें से ये 220 वोल्ट डीसी एक जगह है और मैंने एक जगह 220 वोल्ट एसी ली। अब ये बताओ, अगर तुम 220 वोल्ट डीसी को पकड़ोगे या 220 वोल्ट एसी को पकड़ोगे, दोनों में से किस में सबसे ज्यादा जीवन का मजा आएगा जब पकड़ोगे तो? और सर डीसी में आएगा कि? 220 वोल्ट डीसी हाँ में मैं तुमको सर। प्रूव करके दिखाता हूँ ना कि 220 वोल्ट एसी क्यों खतरनाक है। और देखो, देखो, डीसी की वैल्यू तो फिक्स होती है, बदलती नहीं है भाई, 220 वोल्ट, है ना। तो डीसी के लिए अगर आरएमएस, वैसे डीसी के लिए आरएमएस डिफाइन ही नहीं है, डायरेक्ट वोल्टेज याद रख लो कि डीसी में कितना है, 220 वोल्ट है। तो तुम डीसी को जब पकड़ोगे ना, तुमको झटका कितने का लगेगा? 220 वोल्ट का झटका लगेगा। मतलब जो झटका लगेगा ना, आहा, जीवन के मजे आ जाएंगे, एकदम आनंद आ जाएगा तुमको। ठीक है? पकड़ना मत। तो डीसी वोल्ट 220 वोल्ट है ना, वो एक्चुअली फिक्स्ड है। डीसी फिक्स वैल्यू होती है ना, वो चेंज तो नहीं होती उसकी पोलैरिटी। तो डीसी तो फिक्स है। लेकिन अगर एसी 220 की बात करें ना, तो मैंने अभी आपको बताया कि सर एसी 220 का मतलब ये आरएमएस वैल्यू है कि नहीं? एसी 220 का मतलब कि जो हमारे घर में आ रहा है वो आरएमएस वैल्यू है ना। तो अगर 220 वोल्ट आरएमएस है, मतलब सर यहाँ वी आरएमएस की वैल्यू कितनी है? 220 वोल्ट है। अब अभी हमने पीछे पढ़ा कि वी आरएमएस सर क्या होता है? वी नॉट बाई रूट टू। रूट क्या टू। होता है? वी नॉट बाई रूट टू। तो जरा इसमें से पीक पीक वैल्यू निकालो ना, कितना हो जाएगा?
VRMS इंटू रूट टू VRMS होगा। into root 2. अब Yes. VRMS 220 वोल्ट है और रूट टू की वैल्यू 1.414। भाई ला 311 वोल्ट। ओ माय गॉड। हम सोच के चले थे कि हम पकड़ रहे हैं 220 वोल्ट, लेकिन यहाँ पीक वोल्ट कितना है? 311। मतलब झटका 220 का नहीं लगेगा, झटका लगेगा 311 का। इसीलिए AC इज मोर डेंजरस देन DC। मजेदार था कि नहीं? अब बताओ, आप पकड़ोगे कभी 220 वोल्ट का AC? नहीं पकड़ोगे, क्योंकि वो 220 वोल्ट हमको देख के बुद्धू बना रहा है। 220 वोल्ट, वो बोलेगा आ जाओ, सिर्फ 220 वोल्ट है ना? लेकिन एक्चुअल में उसकी पीक वैल्यू कितनी है? देखो, जो करंट हमको लगता है वो पीक वैल्यू की करंट लगती है, पकड़ोगे ना, उसका पीक वैल्यू फ्लो हो रहा होता है। तो यहाँ तो पीक वैल्यू कुछ है ही नहीं, क्योंकि DC फिक्स्ड है 220 वोल्ट। तो इसमें थोड़े कम जीवन के मजे आएंगे। लेकिन AC 220 पकड़ोगे ना, तो तुमको तो लग रहा है कि AC तुमने 220 पकड़ा है, लेकिन उसकी पीक वैल्यू 311 है। वो 220 नहीं, वो 220 बोल के धोखा दे रहा है। यानी करंट इसमें झटका बहुत ज्यादा लगेगा। ये थोड़ी मजेदार बातें थी। ऐसे और सारी मजेदार बातें होती अगर मैं पूरा चैप्टर पढ़ा रहा होता, थोड़ा मजे से पढ़ते। बट अभी समझ आया कि वाई AC इज मोर डेंजरस देन DC, क्योंकि उसमें पीक वैल्यू ज्यादा होती है AC की। क्लियर हुआ? अरे समझ आया, RMS का कॉन्सेप्ट था, इसे तुमको Yes, sir. समझा दिया, है ना? और किसी को मजा नहीं आया क्या? मूड में नहीं हो गया तुम लोग आज पढ़ने के? सुन रहे हो चुपचाप, स्टैच्यू की तरह? समझ आया? बोलो बोलो। Yes, sir. Yes, sir. अब देखो, अब हमने तुमको अभी क्या बताया कि सर RMS वैल्यू जो है ना, वो अगर करंट के लिखना हो तो क्या होता है? IRMS की वैल्यू, बोलो मेरे साथ। I naught by root 2. और VRMS की वैल्यू। V naught V by root naught 2. by root 2. लेकिन ये एक कंडीशन में ट्रू है, ये हमेशा ट्रू RMS वैल्यू डायरेक्ट ऐसे मत लिख देना। ये तब ट्रू है जब तुम्हारा करंट का वेरिएशन जो है वो साइन का फंक्शन हो, साइन ओमेगा टी का फंक्शन, तब ट्रू है। यानी अगर कहीं आपको ग्राफ साइन ओमेगा टी जैसा, साइन जैसा ग्राफ दिख रहा है ना, तभी आप इस चीज को लगाएंगे। लेकिन कई बार एग्जामिनर क्या करता है कि ग्राफ बदल देता है। कैसे? आओ क्वेश्चन करा देता हूं। मान लो कि एक अल्टरनेटिंग करंट है, उसका वेरिएशन मैंने यहां ड्रॉ किया, और उसका वेरिएशन ऐसा है कुछ। ये भी तो AC है कि नहीं? AC बोलो, AC है, बिल्कुल Yes, ऐसा sir. है, बिल्कुल है। इसकी पीक वैल्यू हमको दे दी, एक तो दे दी 10 एम्पियर, एक तो दे दी -10, फिर नीचे -10 होगा, ऊपर +10 होगा, है ना? और यहाँ 0 से T। अब यहाँ पूछ रहा है हमसे RMS करंट। अब तुम लोग में से बहुत सारे गधे होंगे ना, है ना, बहुत सारे ऐसे गधे होंगे कि चुपचाप देंगे पीक वैल्यू 10 है, अरे हमने अभी RMS पढ़ा है। RMS कितना होता है? 10 डिवाइडेड बाई रूट टू, ये मार के आ जाएंगे, क्योंकि गलत हो जाएगा। फिर बोलो ये सर, तो फिर तब क्या आप चूतिया काट रहे थे? आप क्या RMS वैल्यू बता रहे थे उसी टाइप से, I0/√2। फिर इसको कैसे लगाएंगे? यहाँ RMS कैसे लगाएंगे हम? यहाँ RMS तो ठीक था, मैंने कंडीशन इसलिए डिफाइन कर दी। अब ये बताओ, क्या ये ग्राफ साइन का वेरिएशन दे रहा है किसी भी एंगल से? बताओ, क्या ये साइन का ग्राफ है? No, sir. नहीं है। मतलब यहाँ I0/√2 कतई नहीं लगाएंगे सर, सोच के भी नहीं लगाएंगे कभी भी। फिर यहाँ कैसे निकालेंगे? अरे यहाँ वही RMS का मतलब क्या होता है भाई? स्क्वायर करो, मीन लो, रूट निकालो। तो दो वैल्यू है, एक 10 एक -10। अरे सर वही वाली वैल्यू हो गई। एक है 10, एक है -10। पहले क्या करो? स्क्वायर करो तो 100, ये भी 100। फिर क्या करो? मीन करो, तो 100 प्लस 100/2, फिर से 100। और फिर क्या करो? स्क्वायर कर दो। मतलब चुपचाप से ऑप्शन में आपको 10 एम्पियर दिखेगा, और शांति से बिना किसी हिचक के आप 10 एम्पियर मार के आइएगा। यानी ऐसा सवाल होगा ना, तो हम एक्चुअल में करेंगे, उसके नाम में जो लिखा हुआ है ना वो काम करेंगे। पहले स्क्वायर करेंगे, फिर मीन करेंगे, फिर रूट करेंगे। क्लियर हुआ कि इसका आंसर कैसे दिया जाएगा? इसका करेक्ट आंसर 10 एम्पियर है। क्या किया मैंने, समझ आया? अरे यार देखो, वैल्यू कहां से कहां चेंज हो रही है, 10 से -10। तो मैंने 10 लिया, -10 लिया, फिर दोनों का क्या किया? पहले स्क्वायर किया, फिर दोनों का मीन लिया, फिर दोनों का रूट लिया, जैसे मैंने तुमको समझाने के लिए पीछे किया था, बिल्कुल वैसे ही करना है। क्लियर? तो ग्राफ Yes, sir. चेक करके और देख के लगा ना RMS वैल्यू। अगर ग्राफ साइन का फंक्शन हो तभी RMS लगेगा, I0/√2, वरना लगाना भी मत। ग्राफ जहां साइन का फंक्शन नहीं हुआ
बिल्कुल मत लगाना भाई, बिल्कुल मत लगाना। क्लियर? बोलो बोलो बोलो। किसी को Yes, दिक्कत है? yes. किसी और को दिक्कत है? अदर देन तान्या, किसी और को दिक्कत है? हम्म? दीक्षा, तुबा, No, sir. समझ आया? Yes, sir. अब एसी का सेकंड वाला पार्ट शुरू होता है, जो है सर्किट्स वाला पार्ट। सर्किट, सर्किट एसी के अंदर हम सर्किट्स पढ़ेंगे। कौन कौन से सर्किट? पहले तो रेजिस्टेंस वाली सर्किट, फिर कैपेसिटेंस वाली सर्किट, अलग अलग पहले तीनों को पढ़ेंगे, फिर इंडक्टेंस वाली सर्किट, Inductor. और फिर एक ही साथ पढ़ेंगे आर एल सी सर्किट। आर एल सी सर्किट। क्लियर? रेजिस्टेंस, इंडक्टर और कैपेसिटर, रजिस्टर इंडक्टर कैपेसिटर तीनों को मिला देंगे एक सर्किट में। तो आओ शुरू करते हैं। सबसे पहले रेजिस्टेंस, सिर्फ रेजिस्टेंस वाली सर्किट। रेजिस्टेंस वाली सर्किट, अरे सर बड़ा आसान है, क्या है, कुछ नहीं, बस क्या करना है, हमको एक रजिस्टर लेना है, और इसको, क्योंकि हम चैप्टर पढ़ रहे हैं अल्टरनेटिंग करंट, इसीलिए अल्टरनेटिंग करंट के सोर्स से इसको ऐसे जोड़ देना है। जोड़ देना है जी। अब अल्टरनेटिंग करंट का इक्वेशन लेट्स से क्या होता है, आई इक्वल्स टू आई नॉट I naught sin omega साइन t. ओमेगा टी। सिमिलरली वी इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, Sin पढ़ omega रखा है। t. लेट्स से इसके अंदर Yes. अल्टरनेटिंग करंट आई फ्लो हो रहा है, और आई की वैल्यू कितनी है, आई नॉट साइन ओमेगा टी। क्लियर? ये रेजिस्टेंस इसका आर है। ठीक। अब देखो, होता क्या है कि जब भी हम प्योरली रजिस्टिव, इसको बोलते हैं प्योरली रजिस्टिव सर्किट, जब भी हम प्योरली रजिस्टिव सर्किट पढ़ते हैं, तो इसके अंदर ये जो करंट है ना, और ये वोल्टेज है ना, इसके अंदर एक टर्म पढ़ा जाता है जिसको बोला जाता है करंट और वोल्टेज दोनों सेम फेज में होते हैं। अब ये फेज क्या है? अब आप, मैं ये मान के चलता हूं कि आप सभी ने वेव तो मेरे से पढ़ा है, और मैंने वेव पढ़ाया भी है। उसके अंदर मैंने फेज और फेजर डायग्राम पढ़ाया था, याद है? Yes, sir. बताया था फेज का मतलब कि कौन सी वेव किससे कितना ज्यादा ट्रैवल कर रही है, दोनों के बीच एंगल का डिफरेंस कितना है। तो Yes, sir. बिल्कुल वही चीज। तो यहाँ ये यहाँ यहाँ क्या होता है, यहाँ सेम फेज होता है। मतलब कि सर जिधर करंट होगा ना, उधर ही वोल्टेज, उसी फेज में वोल्टेज भी होगा, दोनों के बीच कोई फेज का डिफरेंस नहीं होगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि लेट्स से सर, अगर मैं ठीक है, अगर मैं ब्लू लाइन से करंट का करंट का वेव बनाता हूं, तो लेट्स से करंट का वेव ऐसे है, तो वोल्टेज का वेव भी ना सर इसी फेज में होगा, भले वैल्यू ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन फेज यही रहेगा। तो ये वाला क्या है, देखो मैंने फेज बदल दिया अभी। फेज नहीं बदलना है, फेज सेम रखना है। फेज सेम रखने का मतलब कि जैसे करंट का ग्राफ आगे बढ़ रहा है, जैसे करंट की वेव आगे बढ़ रही है, वैसे ही वोल्टेज भी सेम फेज में होगा। भले वैल्यू सर अलग अलग हो जाएगी, वो डिफरेंट बात है, लेकिन फेज सेम रहेगा दोनों का। समझ रहे हो? समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ? अगर ब्लू वाला Yes, करंट sir. को डिनोट कर रहा है, तो व्हाइट वाला वोल्टेज को डिनोट कर रहा है। और यहाँ देखो, करंट और वोल्टेज दोनों का जो वेव है वो सेम फेज में है। सवाल यह है कि सर सेम फेज में कब नहीं होता? अगर मान लो कि करंट का ग्राफ ऐसा आ जाता और वोल्टेज का ग्राफ ऐसा आ जाता, अब बताओ क्या ये दोनों सेम फेज में है? ना। यहाँ देखो 180 डिग्री का फेज डिफरेंस आ गया, याद है मैंने फेज डिफरेंस समझा रखा है पीछे, Yes, sir. याद है? ये देखो, अगर ये करंट का हो जाता और ये वोल्टेज का हो जाता, तो इन दोनों में कितना का डिफरेंस आ गया, फेज डिफरेंस कितना आ गया, 180 का आ गया। लेकिन यहाँ देखो, जहां से ग्राफ करंट का शुरू हो रहा है वहीं से ग्राफ वोल्टेज का शुरू हो रहा है, मतलब सर ये तो पता चल गया दोनों सेम फेज में है। तो याद रखिए ये चीज, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, जब भी रेजिस्टेंस लगा होता है, तो उसमें करंट और वोल्टेज दोनों के दोनों क्या होते हैं, सेम फेज में होते हैं, मतलब फेज डिफरेंस क्या होता है, जीरो होता है। इसलिए मैंने दोनों का इक्वेशन में देखो क्या लिखा, आई नॉट साइन ओमेगा टी, और वोल्टेज में भी क्या लिखा, आई नॉट साइन ओमेगा टी। अब मैंने आपको एक और बात बताया है कि सर ये जो वेव है, मैंने बताया तुम सबको कि यार ये जो वेव है ना, इसको एरो से भी दिखाया जाता है, दिखाया जाता है वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, उसको Yes, फेजर sir. डायग्राम, उसको फेजर वेक्टर बोलते हैं, याद है? तो लेट्स से कि मैं करंट को ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ, इस एरो से, ये भी करंट है, तो इसी डायरेक्शन में क्या होगा, वोल्टेज भी होगा। तभी तो दोनों का एरो सेम होगा, दोनों सेम फेज में होंगे। होंगे कि नहीं होंगे? मतलब अगर करंट के अल्टरनेटिंग वेव को अगर मैं आई से डिनोट करता हूँ एक एरो से, तो वोल्टेज भी उधर ही होगा। क्यों? ये मैंने लिख दिया, सेम फेज, मतलब जिस लाइन में करंट की एरो, उसी लाइन में वोल्टेज की भी एरो होगी। तो ये है प्योरली रेजिस्टिव का फेजर डायग्राम। इसको क्या बोलते हैं, बोलो? फेजर Phasor diagram. डायग्राम। और ये जो एरो है उसको क्या बोलते हैं, फेजर वेक्टर। Phasor vector. और ये फेजर वेक्टर क्या है सर, वेव का रिप्रेजेंटेशन है एरो के फॉर्म में।
फेजर वेक्टर क्या है? वेव का रिप्रेजेंटेशन है, यानी इसी वेव को मैंने ऐसे रिप्रेजेंट कर दी। अरे कोई दिक्कत है? किसी को कोई No, दिक्कत है? अरे sir. इतना बेसिक लेके चल रहा हूँ यार, वो भी अल्टरनेटिंग करंट। क्या चाहते हो लोग? अब क्या दूं तुमसे? वो ऑलरेडी इतना दे रहा हूँ बेसिक। बताओ किसी को दिक्कत है? नहीं होनी चाहिए। एक तो इतना बेसिक लेके चल रहा हूँ यार, डायरेक्ट वो और टीचर तो डायरेक्ट सब लिख देते हैं कि करंट और वोल्टेज ऐसे ड्रा हो जाता है, समझ में नहीं आता है बच्चों को। क्लियर है? अब बताओ, अब यहाँ अगर मेरे को मान लो कि मैं तुमसे पूछता हूँ कि मैक्सिमम वोल्टेज बताओ वी नॉट कितना होगा? बहुत आसान है। अगर मैक्सिमम वोल्टेज है तो मैक्सिमम करंट भी लेंगे, यानी V इक्वल्स टू आई आर होता है। तो V नॉट इज इक्वल्स टू आई नॉट इंटू आर, होगा कि नहीं होगा बोलो? ये पीक वैल्यू Yes, है। sir. वैसे ही अगर आरएमएस के लिखना हो तो सर, प्योरली रजिस्टिव में अगर आरएमएस वैल्यू लिखना हो तो, अरे कुछ नहीं सर, वी नॉट को आरएमएस से रिप्लेस कर दीजिए, वी आरएमएस। आई I आई not to नॉट be. को आई आरएमएस रिप्लेस कर दीजिए, और आर तो आर ही रहेगा क्योंकि रेजिस्टेंस को आर ही तो लिखते हैं। ये लो फार्मूले आके तुम्हारे लिए। पीक वैल्यू के फार्मूले प्योरली रजिस्टिव सर्किट में क्या होंगे? वी नॉट इक्वल्स टू आई नॉट इंटू आर। और आरएमएस वैल्यू क्या होंगी प्योरली रजिस्टिव सर्किट में? वी आरएमएस इज इक्वल्स टू आई आरएमएस इंटू आर। क्लियर? जहां आर क्या है बोलो बोलो? रेजिस्टेंस। आर क्या है? रेजिस्टेंस, जो सर्किट में लगा हुआ है, जो रजिस्टर सर्किट में लगा हुआ है उसका रेजिस्टेंस है। क्लियर हो गया? क्या ये प्योरली Yes, sir. रेजिस्टिव सर्किट तुमको क्लियर हो गई? इसमें सिर्फ आर लगा Yes, था, ये sir. प्योरली रेजिस्टिव सर्किट थी। ठीक है, चलो। वैसे ही अब कैपेसिटिव पढ़ लें। अब कैपेसिटर लगा दे, सर्किट में क्या आ गया? अब सर्किट में सिर्फ आ गया कैपेसिटर। अब सर्किट में कैपेसिटर लगा देंगे तो कैपेसिटर क्या होता है यार, पता है ना सबको? दो पैरेलल प्लेट्स होती हैं जो लगी होती हैं, है ना, चार्ज को स्टोर करता है, अपने आपने पढ़ रखा है। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ कि वही सेम सर्किट उठाता हूँ, वहां रेजिस्टेंस को हटा के कैपेसिटेंस लगा देता हूँ, और उसके अंदर मैंने क्या किया, एक अल्टरनेटिंग सोर्स लगा दिया एसी का। सेम चीज भाई, इसके अंदर मान लो करंट आई फ्लो हो रहा है, तो आई करंट का इक्वेशन बोलो बोलो, मेरे साथ बोलो। I आई not नॉट। sin omega t. और वोल्टेज का इक्वेशन। V not sin omega t. ठीक है, और ये क्या है? कैपेसिटेंस लेट्स से सी है। ठीक। अब देखो, अब जैसे हमने प्योरली रजिस्टिव सर्किट पढ़ी थी जिसमें सिर्फ रेजिस्टेंस लगा हुआ था, तो उसमें मैंने तुमको क्या बताया था कि करंट और वोल्टेज क्या करते हैं, दोनों सेम फेज में होते हैं। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता है। जब कैपेसिटेंस लग जाते हैं ना, तो इसमें क्या होता है कि कैपेसिटेंस के अंदर जो करंट होता है ना, और जो वोल्टेज होता है, वो सेम फेज में नहीं होते हैं। करंट जो है वो लीड करने लगता है। 5/2 से. ठीक है, लीड करने लगता है 90 डिग्री, जिसको पाई बाई टू लिखते हैं, फ्रॉम किससे? वोल्टेज से। ये इंपॉर्टेंट बातें बस आपको पता होनी चाहिए बस। इसमें क्या होता है, करंट लीड करता है पाई बाई टू फेज डिफरेंस, 90 डिग्री फेज डिफरेंस से, किससे? वोल्टेज से। मतलब कि सर, ये जो आपने ऊपर लिखा है ना, आई इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी और वी इज इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, ये गलत लिखा है। क्यों गलत लिखा है? अगर मैं यहाँ 90 माइनस कर दूं ना, तब ये सही होगा सर। क्यों? क्योंकि 90 आगे है करंट। तो 90 आगे है करंट, तो वोल्टेज में से 90 पीछे कर दूंगा, तभी तो क्या होगा, 90 आगे हो जाएगा, यानी ओमेगा टी में से। अरे फेज डिफरेंस क्या होता है? ओमेगा टी के बाद ही तो फेज डिफरेंस फाइल लिखा जाता है, ये तो सबको पता Yes, है। sir. तो मैंने क्या किया, Plus 90 हो जाएगा. इसलिए मैंने यहाँ क्या किया, -90 कर दिया। मतलब कि करंट जो है वो 90 डिग्री आगे है, वोल्टेज 90 डिग्री पीछे है। करंट लीड कर रहा है, करंट क्या कर रहा है? लीड कर रहा है पाई बाई Lead टू कर से, रहा है. 90 डिग्री फेज डिफरेंस से। किससे? वोल्टेज से। इसलिए वोल्टेज के अंदर मैंने क्या लगा दिया, ओमेगा टी -90। अब ये सही है, और करंट तो वैसे ही रहेगा, आई नॉट साइन ओमेगा टी। क्लियर? Yes, sir. ठीक है। अब देखो, अब इसके अंदर मैं बोलूं जरा फेजर डायग्राम बना के दिखा दो, तो बहुत सिंपल है। मान लीजिए कि अगर करंट को मैंने एक्स एक्सिस में एरो को दिखाया, तो अब देखो, क्या वोल्टेज को इधर ही बनाऊंगा जिधर रजिस्टर बनाया था? ना, सेम फेज में नहीं है, तो उसी एरो पे वोल्टेज नहीं बनाऊंगा। वोल्टेज क्या कर रहा है? 90 डिग्री पीछे है, और याद रखना हम हमेशा एंटी क्लॉकवाइज नाप के चलते हैं। मतलब वोल्टेज ऐसे होगा सर, ये वोल्टेज है और ये करंट है, और ये 90 डिग्री है। अगर देखो एंटी क्लॉकवाइज देखोगे तो करंट आगे है कि नहीं आगे? करंट Yes, आगे है sir. वोल्टेज से। वोल्टेज से करंट आगे है, कितने डिग्री आगे है? 90 डिग्री। मतलब फाइव फाइव, मतलब उसको फेज डिफरेंस बोलते हैं। फाइव की वैल्यू कितनी है? 90 है सर, 90। 90 degree. तो इसका फेजर डायग्राम ऐसा बनेगा, करंट इधर 90 डिग्री पीछे। यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि वोल्टेज लैग करता है। लिख दो, या तो करंट लीड करता है या वोल्टेज लैग करता है। क्लियर? क्लियर? Yes, sir.
अब इसके अंदर मेरे को बताओ, अगर पीक वैल्यू लिखनी हो तो पी नॉट इज इक्वल्स टू आई नॉट। अब कैपेसिटेंस है, और कैपेसिटेंस के अंदर अगर कैपेसिटेंस का रेजिस्टेंस लिखना होता है तो हम इसको लिखते हैं एक्स सी, जिसको बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। यही बस लोचा था। V इक्वल्स टू आई आर होता है, V इज इक्वल्स टू क्या होता है आई आर। तो अगर V को मैंने V नॉट लिख दिया, I को मैंने I नॉट लिख दिया, तो कैपेसिटेंस के रेजिस्टेंस को ना R नहीं लिखते हैं, कैपेसिटेंस के रेजिस्टेंस को XC लिखते हैं। जहां XC को बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। क्या बोलते हैं? कैपेसिटिव रिएक्टेंस। और XC की वैल्यू तुमको पता होनी चाहिए। XC की वैल्यू होती है 1/ω/C, ये याद रख लो। जहां ओमेगा क्या है? एंगुलर। ये XC का मतलब जानते हो? ये XC बेसिकली कैपेसिटेंस का, जो कैपेसिटर लगा हुआ है उसका रेजिस्टेंस है। कैपेसिटर के रेजिस्टेंस को XC लिखते हैं, जिसको बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। और कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वैल्यू होती है 1/ω/C। कहां से आया, क्यों आया, इसका आपको जानकारी नहीं रखनी है, बस वैल्यू याद रखना है। XC क्या होता है? कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वैल्यू क्या होती है? 1/ω/C। 1/ω/C, जहां ओमेगा क्या है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओमेगा क्या है, बोलो बोलो। एंगुलर फ्रीक्वेंसी। और C क्या है? अरे वो कैपेसिटर की वैल्यू। कैपेसिटर है। C क्या है? कैपेसिटर की वैल्यू कितनी है। क्लियर? क्लियर? यस सर। तो अगर मैं यहां से पीक वैल्यू V नॉट लिखना चाहूँ तो मैं लिखता हूँ I नॉट डिवाइडेड बाई ओमेगा C। लिख सकता ओमेगा हूँ सी। नहीं लिख सकता हूँ, बोलो। यस सर। ये पीक वैल्यू होती है। सिमिलरली अगर RMS वैल्यू लिखनी हो तो यहाँ भी देखो, हम यही करेंगे पूरे सर्किट में, एक बार पीक वैल्यू लिखेंगे, एक बार RMS वैल्यू लिखेंगे। क्लियर? अगर RMS वैल्यू लिखनी हो तो बहुत आसान है सर। वी नॉट को वी आर एम एस रिप्लेस कर देंगे, आई नॉट को आई आर एम एस रिप्लेस कर देंगे, और एक्स सी तो एक्स सी रहेगा। फिर बाद में हम एक्स सी की वैल्यू को आगे ओमेगा सी करके निकाल लेंगे, और एक्स सी यहाँ भी क्या होगा? 1/ω/C। ओमेगा सी। क्लियर? क्लियर? किसी को यस डाउट, सर। किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इतना सिंपली मैंने तुमको सर्किट समझा दिया यार, अब क्या चाहते हो। चलो नेक्स्ट सर्किट है इंडक्टर। 3 सर्किट है। इंडक्टर। इंडक्टर आपने पढ़ रखा है। इंडक्टर क्या होता है? एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो मैग्नेटिक एनर्जी को स्टोर करता है। क्या? इंडक्टर आपको पता है इंडक्टर का सिंबल कैसा होता है? इंडक्टर का सिंबल ऐसा होता है, सोलेनॉइड की तरह। तो हम क्या करेंगे, वही सेम सर्किट लो और उसमें कैपेसिटर को निकाल के और लगा दो इंडक्टर भाई साहब को। ये हमारे इंडक्टर भाई साहब लग गए उसके अंदर। ठीक। और मैंने इंडक्टर कैसे कनेक्ट कर दिया, क्योंकि हम एसी पढ़ रहे हैं तो एक अल्टरनेटिव करंट ऑल्टरनेटिंग सोर्स है। सोर्स है। लेट्स से आई करंट फ्लो हो रहा है, तो इसका अंदर आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, और वी इज इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। अब देखो ये इंडक्टर है एल, लेट्स से इसको एल बोलते हैं। ठीक है, इंडक्टर को एल से नोट करते हैं, पढ़ा है हमने, ईएमआई में पढ़ा है। यस अब सर। देखो, अब देखो इंडक्टर मैंने लगा दिया इसके इसी के अंदर। अब मैं सेम चीज यहाँ तुमसे पूछता हूँ, ये बताओ, जैसे रेजिस्टेंस के अंदर सिर्फ रेजिस्टेंस था तो सेम फेज में थे, कैपेसिटेंस था तो करंट लीड कर रहा था 90 डिग्री से। इसमें क्या होता है ना, इसमें वोल्टेज लीड करता है। 90 डिग्री से। इसमें वोल्टेज लीड करता है, और कितने डिग्री से? 90 डिग्री से। सेम 90 डिग्री मतलब पाई/2। इसमें वोल्टेज लीड करता है, याद रखो। रेजिस्टेंस में कोई लीड कोई लैग नहीं, दोनों सेम फेज में। ठीक है। कैपेसिटेंस में करंट लीड करता है, और इंडक्टर, इंडक्टर जब लगा देंगे सर्किट में तो क्या होगा? वोल्टेज लीड करेगा। वोल्टेज लीड करता है। इससे फ्रॉम 90 करंट। डिग्री। वोल्टेज लीड बाई 90 डिग्री फ्रॉम करंट। करंट। अब बताओ, क्या मैंने ये इक्वेशन सही लिखा है? नो सर। नहीं लिखा है। अगर मैं इसमें +90 कर दूं ना सर, आहा तब मजा आ जाएगा। यस अब ये यस। इक्वेशन सही होगा, होगा कि नहीं होगा? अगर मैं वी नॉट वाले टर्म में, क्योंकि क्या हो रहा है, वोल्टेज लीड कर रहा है, तो मैंने वी नॉट वाले टर्म में साइन ओमेगा टी के साथ फेज डिफरेंस तो वही जोड़ते हैं ना, तो वी नॉट साइन, अगर मैं ओमेगा टी +90 या +π/2 लिख दूं ना सर, आहा तब मजा आ जाएगा। अब ये सही है किसके लिए? इंडक्टेंस इंडक्टर वाली सर्किट की। यानी करंट का इक्वेशन क्या हो गया? आई नॉट साइन ओमेगा टी, और वोल्टेज का क्या हो गया? वी नॉट साइन ओमेगा टी +90। अब मैं फिर से आगे नेक्स्ट चीज बोलता हूँ कि फेजर डायग्राम लिख दो यार, फेजर डायग्राम बना दो यार, एक बार फेजर डायग्राम बना दो। फेजर डायग्राम क्या होगा? अगर मान लो
कि करंट को मैं ऐसे दिखा रहा हूँ तो हमको एंटी क्लॉकवाइज जाना होता है। अब एंटी क्लॉकवाइज अगर मैं वोल्टेज वोल्टेज ऊपर इधर बनाऊं तो सर ये तो लैग हो जाएगा, ये तो लीड नहीं होगा। यस सर, मतलब ऊपर इसके बना दो। जस्ट अपोजिट ऊपर बना दीजिए 90 डिग्री से, लीड यस हो सर, जाएगा। क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज जब हम आगे बढ़ेंगे क्या होगा, अगर हम ऊपर बनाएंगे वोल्टेज के फेजर को ऐसे, तो लीड करेगा। तब ये एंटी क्लॉकवाइज ऐसे लीड करेगा। कितना डिग्री है, 90 डिग्री। यहाँ वोल्टेज है, मतलब ये है इसका फेजर रिप्रेजेंटेशन। क्या बात है, मतलब इंडक्टर में वोल्टेज ऊपर, कैपेसिटर में वोल्टेज नीचे, और प्योरली रेजिस्टिव में सेम फेज में। क्लियर, ये फेजर डायग्राम है। ठीक। सिमिलरली अगर मैं तुमसे पीक वैल्यू पूछ दूं तो बहुत आसान है। फ्रॉम V इज इक्वल्स टू आई आर, सबने पढ़ा है। यस सर, V नॉट इज इक्वल्स टू आई नॉट। अब फिर पंगा आया रेजिस्टेंस का। एक्सेल। अरे कोई पंगा नहीं है यार, रेजिस्टेंस का मतलब कि इंडक्टर का रेजिस्टेंस, जैसे रजिस्टर रजिस्टर का रेजिस्टेंस, कैपेसिटर का रेजिस्टेंस, वैसे ही इंडक्टर का रेजिस्टेंस। और इंडक्टर के रेजिस्टेंस को आर से नहीं लिखते हैं, इसको लिखते हैं एक्सएल से। एक्सेल। जैसे कैपेसिटर में एक्स सी था, वैसे यहां होता है एक्सएल। और एक्सएल को क्या बोलते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस। जैसे वहां कैपेसिटिव रिएक्टेंस, वैसे यहाँ इंडक्टिव इंडक्टिव रिएक्टेंस। रिएक्टेंस। क्लियर। और यस। एक्सएल की वैल्यू कितनी होती है सर, बिल्कुल एकदम पीछे जैसा ही, बस वहां 1 अपॉन था, यहाँ ओमेगा एल ऊपर हो जाएगा। जहां ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। और एल क्या है, इंडक्टर की वैल्यू हेनरी में। क्लियर। तो ये एक्सएल होती है। तो एक्सएल क्या होता है, जैसे वहां 1 अपॉन ओमेगा सी था, यहाँ एक्सएल क्या है, ओमेगा एल है। ठीक। ठीक है। हाँ जी, तो ये समझ आया इंडक्टर। अब वैसे ही मान लो मैं इसके अंदर तुमसे पीक वैल्यू के बाद आरएमएस वैल्यू पूछ दूं तो आरएमएस वैल्यू बहुत सिंपल है भाई, वी आरएमएस हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, आई आरएमएस। और यहाँ एक्सएल हो जाएगा, और फिर आप एक्सएल को आगे ओमेगा लिख के सॉल्व कर सकते हैं, आरएमएस का यस एक्सप्रेशन। सर। तो ये पीक वैल्यू का एक्सप्रेशन, ये आरएमएस का एक्सप्रेशन। क्लियर हो गया सबको। किसी को डाउट है, किसी को यस दिक्कत है? सर। नहीं होनी चाहिए यार, दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। अब एक सवाल दे दो तुम लोग को, होमवर्क के लिए सवाल करोगे ये? हम्म? यस सर। चलो इसको प्रैक्टिस कर लेना। ले, लाइट गई। चलो कोई बात नहीं। इन एन डीसी सर्किट एंड अल्टरनेटिंग करंट, सॉरी नॉट करंट, सॉरी अल्टरनेटिंग वोल्टेज है यहाँ, ठीक है। अल्टरनेटिंग वोल्टेज, जिसको ईएमएफ का टर्म लिखा गया है, ई इज इक्वल्स टू 200 √2 साइन 100t वोल्ट्स। ठीक है। इज कनेक्टेड सर वहाँ एसी सर्किट होना चाहिए ना। टू ए, ओहो मैं डीसी लिख दिया, क्या करो यार, सवाल कंप्लीटली याद नहीं रहते, कुछ कुछ भूल जाता हूँ मैं भी। तो तुम लोगों को लगता है कि मैं ये देख के कहीं से सवाल लिखवाता हूँ ना, ना जी ना, देख के सवाल नहीं लिखवाता हूँ। मैंने कुछ सवाल को याद कर लिया जो इस टॉपिक से रिलेटेड होता है। कनेक्टेड टू ए कैपेसिटर 1 माइक्रो फराड। आरएमएस वैल्यू निकाल दो इसकी। आरएमएस वैल्यू हमसे पूछा है, कर ले जाओगे इसको या फिर करा दे, बताओ। कर ले जाओगे या करा दे, बोलो। चेक कर लेंगे। यहाँ ईएमएफ की वैल्यू मतलब बेसिकली वोल्टेज की वैल्यू दी हुई है, ईएमएफ को वोल्टेज से रिप्लेस कर लो। ये है 200 √2 साइन 100t, और करा ही देते हैं, और करा ही देते हैं। देखो यहाँ वोल्टेज की वैल्यू हमसे दी हुई है, एसी सर्किट है, ठीक है। और कैपेसिटेंस की वैल्यू दी हुई है 1 माइक्रो फैराड। ठीक है। मतलब बेसिकली ये तो पता लग गया कि सर अगर कैपेसिटेंस लगाए मतलब ये कैपेसिटिव वाली सर्किट है कि नहीं, है ना। कैपेसिटिव वाली सर्किट है, अभी हमने पीछे पढ़ा कैपेसिटिव वाली सर्किट, ये वाली कहाँ यस गई, ये सर। वाली, ये वाली है ना।
हमसे पूछा गया है कि आरएमएस वैल्यू बताओ। अब हमने अभी पीछे पढ़ा है कि आरएमएस का एक्सप्रेशन क्या होता है, वी आरएमएस इज इक्वल्स टू आई आरएमएस इंटू एक्स सी। होता है कि नहीं होता, ये बताओ। Yes, sir. अब ये बताओ, क्या तुमको कहीं भी आरएमएस वोल्टेज दिया हुआ है? ना। पीक वैल्यू दिया हुआ है वोल्टेज। और आई आरएमएस दिया हुआ है? ना। आई आरएमएस से तो निकालना है हमको यार। तो अगर मैं यहां से आई आरएमएस निकालना चाहूंगा तो आई आरएमएस को क्या लिखूंगा, वी आरएमएस अपॉन बाई एक्सी। एक्स सी। अब कहीं वी आरएमएस दिया है क्या? नहीं दिया है सर। और हम अभी पीछे पढ़ के आए हैं कि वी आरएमएस, और क्योंकि यहाँ देखो ये साइन का फंक्शन है कि नहीं, तो वी आरएमएस साइन के फंक्शन में क्या होता है, वी नॉट वी बाई नॉट बाई रूट टू। आई ला। मतलब यहाँ से वी आरएमएस निकाल ले, वी टू आरएमएस हंड्रेड। वी नॉट। देखो अब वी नॉट कहां से मिलेगा, सबसे पहले तो इक्वेशन कंपेयर करना सीखो, साइन ओमेगा टी। ओहो, अभी क्या लिख दिया। इक्वेशन क्या होता है वोल्टेज का, एसी के वोल्टेज का, V इज इक्वल्स टू वी नॉट। बोलो बोलो, क्या होता है वी इक्वेशन, नॉट साइन ओमेगा टी। V इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। और सवाल में जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, 200√2 साइन 100t। अब यहाँ से तुमको देख के नहीं पता लग रहा है कि वी नॉट की वैल्यू किसके बराबर है, कंपेयर टू करो। हंड्रेड रूट टू। और ओमेगा की वैल्यू किसके बराबर है, हंड्रेड क्या बात है। मतलब वी नॉट की वैल्यू 200√2 है सर, बाई रूट टू। और ओमेगा की वैल्यू 100 है सर। हंड्रेड। क्या बात है। तो वी आर एम एस इक्वल्स टू वी नॉट बाई रूट टू। वी नॉट की वैल्यू 200√2 बाई रूट 2। आई लॉट √2 से √2 खत्म। वी आर एम एस टू की वैल्यू हंड्रेड। 200 वोल्ट। लेकिन अभी भी काम खत्म नहीं हुआ है, वी आर एम एस तो आ गया, एक्ससी तो निकालना है। और एक्ससी अभी हम पढ़ के आए, ये क्या होता है, वन बाई ओमेगा सी। मतलब 1/ओमेगा की वैल्यू है 100, तो इसको मैं 10⁻2 लिख दूं, मल्टीप्लाई यस बाई सर। कैपेसिटेंस। देखो दिया वन हुआ है 1 माइक्रोफैराड। माइक्रोफेराड। माइक्रोफेराड का मतलब 10 टू द पावर टेन माइनस टू 6, द पावर माइनस सिक्स। मतलब 1/10 टू द पावर टेन टू द माइनस पावर 4। माइनस फोर। 1/10 टू द पावर -4। अब देखो आई आर एम एस इज इक्वल्स टू वी आर एम एस की वैल्यू 200 वोल्ट। और क्योंकि 1/XC लिखता तो 1/XC की वैल्यू कितनी है, सॉरी एक्सी की वैल्यू कितनी है, टेन एक्सी टू की द वैल्यू है पावर फोर। 10 टू द पावर फोर। नहीं, 4। अब वन बाई टेन टू द पावर तो फोर। एक्सी की वैल्यू ऊपर भेजोगे तो क्या हो जाएगा, 10 टू द पावर, फोर। कैसे कर लो ना, एक्सी की, अच्छा चलो इसको 1/XC डायरेक्ट लिख देते हैं। तो यहाँ देखो 1/XC कितनी हो जाएगी, 10 टू द पावर, एक्सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 टू द पावर -4 होगी। तो 10 टू द पावर, सॉरी 10 टू द पावर 4 होगी ना एक्सी की प्लस वैल्यू। फोर हो जाएगी। तो देखो एक्सी की वैल्यू 10 टू द पावर 4 हो गई, अब 10 टू द पावर 4 को जरा ऊपर भेज दोगी, माइनस फोर। तो IRMS कितना हो जाएगा, 200 इंटू 10 टू द पावर -4। टू अब ये इंटू टेन टू द 200 पावर को मैं क्या माइनस लिख टू। सकता हूँ, 20 इंटू 10 इंटू 10 टू द पावर -4 लिख सकता हूँ। यस सर। तो आई राइट इट एज 20 इंटू 10 टू द पावर टेन टू द -4 पावर लिख सकता हूँ। माइनस थ्री। क्या मैं टू इसको इंटू टेन 20 टू द मिली पावर। एम्पियर लिख सकता हूँ, क्या मैं इसको 20 मिली एम्पियर लिख सकता हूँ, 10 टू द पावर -3 मिली एम्पियर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, हो हो जाएगा। जाएगा सर। यस यानी सर। आ गई आरएमएस की करंट, करंट की वैल्यू कितनी आई, 20 20। मिली एम्पीयर। किसी को डाउट, दिक्कत, किसी को डाउट, किसी को दिक्कत? नो सर। तूबा, तुमको, तूबा को समझ आया? बोलो तूबा, क्लियर है, यस सर। कर ले जाओगे ये ऐसे सवाल, अब तो करा दिए सर्किट से रिलेटेड सवाल, क्या कर ले जाएंगे आप, यस सर। यस। चलिए। तो ये था आपके एसी का सवाल, सर्किट से रिलेटेड, ठीक। अब देखो, अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको बताना चाहता हूँ। इंपॉर्टेंट, अभी तो हम सब एसी के लिए पढ़ रहे थे, मान लो अगर मैं बोल दूं कि कोई डीसी डीसी सप्लाई आ रही है ना, तो डीसी सप्लाई के लिए ये बताओ कि डीसी सप्लाई के लिए एक्ससी की वैल्यू क्या होगी और एक्सएल की वैल्यू क्या होगी। अगर कोई सप्लाई डीसी होती, और डीसी सप्लाई में मैं क्या करता, कैपेसिटेंस को लगा देता और इंडक्टेंस को लगा देता, तो उसका रेजिस्टेंस पे क्या होगा, क्या फर्क आएगा, वो हमको देखना है। अब देखो, सबसे पहली बात कि डीसी सप्लाई है, तो डीसी सप्लाई में फ्रीक्वेंसी तो जीरो होती है, सबको पता है, क्योंकि डीसी सप्लाई में कुछ चेंज नहीं होता है, और जब चेंज नहीं होता है तो फ्रीक्वेंसी नहीं होगी, होगी कि नहीं, बोलो। डीसी यस सप्लाई में सर। फ्रीक्वेंसी जीरो होगी,
और वो फ्रीक्वेंसी भी जीरो, इसका मतलब कि सर ओमेगा भी क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि ओमेगा जीरो इक्वल होगा। पाई एफ होता है। तो अगर फ्रीक्वेंसी जीरो मतलब ओमेगा भी जीरो। तो अभी हमने पीछे करा कि एक्स इक्वल टू क्या होता है, 1/ओमेगा सी। ओमेगा सी तो अब बताओ, अगर ये नीचे वाला टर्म ओमेगा जीरो, तो ओमेगा सी वैल्यू टर्म पूरी जीरो हो गई, और 1/0 क्या होती है, इंफिनिटी। मतलब इंफिनिटी। कि जब भी सर हम किसी भी कैपेसिटर को डीसी सप्लाई से कनेक्ट करते हैं, उसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो जाता है। वाह, इतना आसानी से समझा हमने। मतलब कि सर डीसी सप्लाई को तो रेजिस्टेंस पास ही नहीं होने देगा, ब्लॉक कर देगा, क्योंकि रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है। और रेजिस्टेंस क्या करता है, रोकने वाला काम करता है, ये सबको पता है। यस सर, तो तो इतनी करंट आसानी फ्लो से ही नहीं। समझ नहीं आता है बच्चों को, यही चीज समझाते हैं टीचर तो वो रट्टा मार लेते हैं बस, कि एक्सी की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाती है। ठीक है। सर एक्सेल और की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो। और ये बताओ कि ये, अब आप बोलोगे कि सर ये क्यों बताया एक्स्ट्रा। ये इसलिए बताया ना, क्योंकि बहुत बार थ्योरी जैसे सवाल पुटअप हो जाते हैं सीधे। बोल देता है कि एक कैपेसिटर के अंदर डीसी सप्लाई पास कराई है, उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, इनफाइनाइट होगी, यूनिटी होगी, लेस देन यूनिटी होगी, या जीरो होगी। कितनी होगी, इनफाइनाइट होगी। सिमिलरली, अगर इंडक्टेंस के लिए मैं रेजिस्टेंस की वैल्यू पूछूं एक्सएल की, तो एक्सएल क्या होता है, ओमेगा एल। ओमेगा और एल। अगर ओमेगा जीरो मतलब ओमेगा एल जीरो, मतलब सर रेजिस्टेंस जीरो हो जाता है। रेजिस्टेंस का जीरो मतलब इतना तगड़ा करंट पास करेगा डीसीयू इंडक्टर से कि क्या बताएं। रेजिस्टेंस की वैल्यू जीरो हो जाती है, ऑलमोस्ट नेग्लेजिबल रेजिस्टेंस हो जाता है। मतलब बहुत तगड़ा करंट फ्लो करेगा, है कि नहीं। और कैपेसिटेंस में उल्टा था, करंट को ब्लॉक कर दे रहा था, क्योंकि इनफाइनाइट रेजिस्टेंस था। क्लियर। दिक्कत है किसी को, यस सर। नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। तो ये इंडिविजुअल सर्किट्स थी। अब हम लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे जिसके अंदर है हमारा आरएलसी सर्किट, रेजिस्टेंस इंडक्टेंस कैपेसिटेंस वाली सर्किट, आरएलसी सर्किट, आरएलसी सर्किट। अब हम क्या करेंगे कि तीनों तीनों जो हमारे पास डिवाइस है, इन तीनों को हम क्या करेंगे, एक ही में मिला देंगे। ठीक है। तो मैं एक सर्किट ड्रॉ करता हूं यहाँ, जिसके अंदर तीनों इंस्ट्रूमेंट लगे होंगे। कौन से भाई, पहले मान लो मैं इंडक्टर लगा देता हूँ, फिर मैंने क्या लगा दिया, एक कैपेसिटर लगा दिया, और अब क्या लगा दिया, रेजिस्टेंस लगा दिया। रेजिस्टेंस। क्या बात है, तीनों सर्किट अब हम पढ़ेंगे। और ये समझ नहीं आता है बच्चों को, इसी के अंदर पढ़ते कहते हैं यार ये आरएलसी आरएलसी बहुत गड़बड़ है भाई, बहुत दिक्कत है भाई, समझ नहीं आता है। अब समझ आ जाएगा, वन शॉट के अंदर ही समझ आ जाएगा, जितना मत, कभी नहीं भी पढ़ोगे ना तो समझ आ जाएगा। ये तुम्हारा इंडक्टर है एल, ये क्या तुम्हारा कैपेसिटर सी, और ये क्या है, रेजिस्टेंस आर। आर। ठीक है। अल्टरनेटिंग सोर्स यहाँ लगा हुआ है करंट का। ठीक है। अब देखो, अब होता क्या है कि यहाँ तो सर हमने अभी पीछे तो अपने बड़ा आसान आसान से समझा दिया था कि रेजिस्टेंस लगा होगा, इंडक्टर लगा होगा, कैपेसिटर लगा होगा, तो एकदम आराम से हम देख लेंगे कि रेजिस्टेंस के अंदर सेम फेज में होता है करंट और वोल्टेज। कैपेसिटर के अंदर क्या होगा कि 90 डिग्री से करंट लीड करेगा, और इंडक्टर के अंदर क्या होगा कि वोल्टेज लीड वोल्टेज करेगा 90 लीड डिग्री से। करेगा। अब यार आपने यहाँ तीनों मिला दिया। अब अगर यहाँ मेरे को सबका फेजर डायग्राम बनाना हो, पता करना हो कि कौन किससे फेज में लीड कर रहा है, कौन किससे फेज में लैग कर रहा है, तो कैसे पता करेंगे। आओ, इसलिए अब हम देखते हैं आरएलसी सर्किट का फेजर डायग्राम हम कैसे ड्रॉ करते हैं। बहुत कंफ्यूजन होता है, बच्चे समझ नहीं पाते हैं, ध्यान से समझो सब समझ आएगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। ठीक। देखो, अभी तक हम क्या कर रहे हैं, करंट को हमेशा ऐसे ड्रॉ करते आ रहे हैं एक्स एक्सिस में एरो से। तो लेट्स से करंट इधर है कि नहीं। अब ये बताओ कि अगर मैं करंट 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 डायरेक्शन में डिफाइन कर दिया एक एरो से, अगर मैं सिर्फ रेजिस्टेंस वाली सर्किट की बात करूं, अभी मैं सिर्फ रेजिस्टेंस को एक्टिव रख रहा हूं, तो जिधर करंट है उधर ही क्या होगा, वोल्टेज। यानी वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस भी इधर ही होगा, वीआर होगा कि नहीं होगा। यस सर। सिमिलरली अब देखो, अब रेजिस्टेंस के साथ मैंने क्या किया ना, रेजिस्टेंस के साथ मैंने कैपेसिटर को भी एक्टिव कर दिया। अभी ये दोनों का मैंने कनेक्शन कट रखा था, सिर्फ रेजिस्टेंस चल रहा था। तो रेजिस्टेंस के लिए फेज डायग्राम क्या होगा, जिधर करंट उधर ही वोल्टेज। अब मैंने क्या किया, कैपेसिटर को भी ऑन कर दिया। तो इसका फेज डायग्राम क्या होगा, करंट तो उधर ही रहेगा, लेकिन इसका जो क्या होगा, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज वोल्टेज होगा, वो क्या लैग होगा, कर वोल्टेज जाएगा। अक्रॉस कैपेसिटर वो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसमें क्या लैग करता कर है, जाएगा। देखो, करंट लीड करता है ना कैपेसिटर में, करंट लीड करता है, तो करंट आगे रहेगा, मतलब वोल्टेज का फेजर डायग्राम कैपेसिटेंस के लिए नीचे बनेगा, है कि नहीं। अब क्या किया मैंने, अब मैंने इंडक्टर को भी बंद रखा था, अब मैं इंडक्टर को भी चालू कर देता हूँ। मैं सर्किट में इंडक्टर भी ऑन कर दिया, तो अब जस्ट इसके ऊपर इंडक्टर का वोल्टेज हो जाएगा, यानी इधर क्या हो जाएगा, वीएल।
डाउट है? बिल्कुल डाउट मत रखो। पहले मैंने क्या किया, सर्किट में सिर्फ रेजिस्टेंस के लिए रखा, रेजिस्टेंस के लिए जिधर करंट उधर ही वोल्टेज। फिर मैंने क्या किया, सर्किट में कैपेसिटर को भी ऑन कर दिया, तो जिधर करंट, कैपेसिटेंस के अंदर फेजर डायग्राम कैसे बनता है? तो यार कैपेसिटर के लिए फेजर डायग्राम ऐसे बनता है ना, ये वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटेंस और ये वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस, ये कैपेसिटर के लिए है। और इंडक्टर में जिधर करंट होता था इधर ही करंट भी है, उसके अपोजिट में क्या होता था, वोल्टेज हो जाता था। तो वीएल अक्रॉस ये है, ये इंडक्टर के लिए था। मैंने तीनों सर्किट को मिला दिया बस, क्योंकि मैंने तीनों इंस्ट्रूमेंट को भी मिला दिया है ना, इसलिए मैंने फेजर डायग्राम तीनों को क्या किया, मिला दिया। तो कुछ ऐसा फेजर डायग्राम बनता है, किसके लिए, आरएलसी सर्किट के लिए। क्लियर है? आज से कभी भूलोगे? चांस ही नहीं है यार, नो कैसे सर। भूल सकते हो, इतना सिंपल से सिंपल तरीके से समझाया। यानी जिधर करंट, कैपेसिटर में क्या होगा, लैग करेगा वोल्टेज, और इंडक्टर में लीड करेगा वोल्टेज। क्लियर? ये तो रही यस फेजर सर। डायग्राम की बात। अब अगर मैं तुमसे बोलता हूँ कि मान लो थोड़ी देर के लिए, मान लो कि जो वीएल है वो ग्रेटर देन है किससे, वीसी से, मतलब वोल्टेज अक्रॉस जो तुम्हारा इंडक्टर है वो ग्रेटर है किससे, वीसी से। ये बताओ, अगर मैं इस फेजर डायग्राम का नेट 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 फेजर डायग्राम बनाऊं, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, इधर तो तुम्हारा सर करंट है, इधर क्या है, वोल्टेज है अक्रॉस रेजिस्टेंस। और अगर वीएल वीसी से बड़ा है और दोनों अपोजिट में वेक्टर हैं, तो नेट वेक्टर क्या हो जाएगा, नेट वेक्टर ऊपर के साइड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वीएल बड़ा है और वीएल के डायरेक्शन में ही यस सर। नेट नेट वेक्टर हो जाएगा। और ये नेट वेक्टर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वीएल माइनस वीसी पीएल होगी। माइनस बीसी। हुई कि नहीं होगी, नेट वेक्टर यही होगा। यस सर। अब देखो, अब तुम्हारे पास सिर्फ दो वेक्टर है, कौन कौन से, एक तो तुम्हारा वी आर, दूसरा क्या है, वीएल माइनस वीसी, पीएल माइनस बीसी। है ना, एक वी आर एक वीएल माइनस वीसी। अब ये दो वेक्टर है, इनको क्या बोलते हैं, फेजर वेक्टर। तो बिल्कुल जैसे हम वेक्टर समेशन करते थे, दो वेक्टर का नेट कैसे निकालते थे, रेजिस्टेंस आर इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर टू ए बी कॉस थीटा। अब यहाँ थीटा की वैल्यू तो 90 है, और आपने पढ़ा है कि जब भी दो वेक्टर 90 डिग्री पे होते हैं तो उनका रिजल्टेंट, तो नेट रिजल्टेंट हम लिखते हैं, है ना। यानी यहाँ क्या, नेट वोल्टेज, यहाँ क्या है, यहाँ वोल्टेजेस है ना, फेजर वेक्टर में क्या है, वोल्टेजेस है। इधर एक्स एक्स में क्या है, वी आर वोल्टेज है, और वाई में क्या है, वीएल माइनस वीसी है। पीएल माइनस ये बीसी। दो फेजर वेक्टर है वोल्टेजेस के। तो नेट वोल्टेज क्या हो जाएगा, आपने पढ़ा है ये चीज, पढ़ा है। वी आर। दो यस सर। वेक्टर, आपने ये चीज पढ़ी है ना कि लेट्स से एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है, और दोनों 90 डिग्री पे है, तो इनका नेट रिजल्टेंट इनके सेंटर से डायगोनल से पास होता है, और उसकी वैल्यू कितनी होती है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आपने ये चीजें पढ़ी है, डायरेक्ट रिजल्ट यस सर। पढ़ा है। वैसे ही अब अगर मैं नेट वोल्टेज लिखूंगा, क्या लिखूंगा, आई राइट इट एज वीएल माइनस वीसी का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर प्लस वी आर का वी आर का स्क्वायर। होल स्क्वायर। लीजिए आपके पास आ गया नेट वोल्टेज का रिलेशन फॉर क्या, आर एल सी सर्किट। क्या बात है, क्लियर? यस सर। क्लियर? क्लियर हो गया? बताओ 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 बताओ, जल्दी यस जल्दी सर। जल्दी। क्या नेट वोल्टेज का एक्सप्लेन क्लियर हो गया? तो आरएलसी सर्किट में नेट वोल्टेज निकालने के बोले तो हम क्या करेंगे, अंडर रूट वीएल माइनस वीसी, ये वीसी है सॉरी, वीएल माइनस वीसी का होल स्क्वायर प्लस वीआर का स्क्वायर। वी आर तो का स्क्वायर। हुआ, तुमको क्लियर हो रहा है? बोलो, क्लियर हो रहा है सबको? चलो, अब मैं क्या करता हूँ ना, अब मैं नेट वोल्टेज ना पूछ के मैं क्या करता हूँ कि जहां जहां मैंने वोल्टेज मार्क किया, जैसे मैंने कि जो रजिस्टर लगा था आर, उसके क्रॉस वोल्टेज वी आर था, इसके क्रॉस वोल्टेज कितना था, वी आर, इसके क्रॉस वोल्टेज कितना था, वीसी, इसके क्रॉस वोल्टेज कितना था, वीएल। वैसे ही अब मैं क्या करता हूँ कि सबके रेजिस्टेंस का एक बार बनाता हूँ, जैसे मैंने सबके वोल्टेजेस का फेजर डायग्राम बनाया, वैसे ही मैं सबके रेजिस्टेंस का फेजर डायग्राम बनाता हूँ। ठीक है? तो वैसे ही फेजर डायग्राम बनेगा जैसे सिमिलर बना था, है ना, क्योंकि एक बार रेजिस्टेंस को आप टिक करूंगा तो उसका रेजिस्टेंस आर है, तो वो लेट से ऐसे है, और करंट भी इधर ही है। अब कैपेसिटेंस के अंदर जो रेजिस्टेंस होता है उसको हम क्या लिखते हैं जी, एक्स सी। और कैपेसिटेंस के अंदर जैसे वोल्टेज यहाँ क्या करता था, लैग किया करता था, वैसे ही अगर मैं रेजिस्टेंस लिखूंगा तो सिमिलरली जहां वीसी लिखा है वहां एक्सी से रिप्लेस कर दूंगा। वैसे ही अगर मैं इंडक्टर की लिखूंगा, तो जैसे मैंने पीछे एक्सएल। VL लिखा है, तो अगर मैं रेजिस्टेंस को कंपेयर कर रहा हूँ फेजर डायग्राम से, तो जहां VL है वहां एक्सएल लिख दूंगा। क्यों? क्योंकि इंडक्टर लीड करता है तो इसलिए 90 डिग्री ऊपर रहेगा, और कैपेसिटर में लैग करता है तो 90 डिग्री नीचे रहेगा। क्लियर? अब मैं यहां से तुमसे जरा पूछता हूँ कि नेट रेजिस्टेंस बेटा मेरे को बता दो, क्या बता दो,
नेट रेजिस्टेंस बता दो, जैसे वहां नेट वोल्टेज बताया था बस नेट रेजिस्टेंस बता दो। तो मान लो मैं एक पल के लिए अगेन मान लेता हूं कि एक्ससी जो है वो एक्सएल जो है, सॉरी, वो एक्ससी से क्या है, बड़ा है। एक्सएल का मतलब इंडक्टिव रिएक्टेंस कैपेसिटिव रिएक्टेंस से बड़ा है, मान के चलता हूं। तो मैं क्या लिखूंगा, वही सेम चीज। अगर मैं इसका नेट फेजर डायग्राम लिखना चाहूं तो आई राइट इट एज व्हाट, एक्सएल माइनस एक्ससी। ये हो जाएगा तुम्हारा आर, ऊपर क्या हो जाएगा, एक्सएल माइनस एक्ससी। क्लियर। यस अब देखो अगेन वही दो वेक्टर वाला केस बन गया और 90 डिग्री वाला केस बन गया। तो अब तुमको ये बात तो पता लग गई कि सर इनका जो नेट रेजिस्टेंस है ना वो इनके सेंटर से जाएगा। और नेट रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेट रेजिस्टेंस, नेट रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, नेट रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो, अंडर रूट नेट एक्सएल रेजिस्टेंस माइनस एक्स, अंडर रूट एक्सएल एक्सएल माइनस माइनस एक्ससी एक्स का होल स्क्वायर प्लस आर का होल स्क्वायर। क्या बात है। और एक्ससी आपको, सर। और सॉरी, नहीं सही है सर। ये तो है एक्सी कहाँ से, ठीक है। और आपको पता है कि अल्टरनेटिंग करंट के अंदर नेट रेजिस्टेंस को हम एक और नाम देते हैं, उसको बोलते हैं इम्पिडेंस। अल्टरनेटिंग करंट के अंदर नेट रेजिस्टेंस को बोला जाता है इम्पिडेंस, जिसको लिखा जाता है जेड से, यानी आई राइट इट एज जेड। जेड मतलब इम्पिडेंस, जो कि क्या होता है, जो कि नेट रेजिस्टेंस होता है। इम्पिडेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये है तुम्हारा इम्पिडेंस का कॉन्सेप्ट ऑन आरएलसी सर्किट। इम्पिडेंस का फॉर्मूला समझ आया, इम्पिडेंस का कॉन्सेप्ट समझ आया, बोलो 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 यस बोलो। सर। यानी नेट रेजिस्टेंस आरएलसी सर्किट में तीनों के मिलाने के बाद जो नेट रेजिस्टेंस आता है वो क्या आता है, एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। आर स्क्वायर और उसी नेट रेजिस्टेंस को हम सर बोलते हैं इम्पिडेंस। इम्पीडेंस। क्या बोलते हैं, इम्पिडेंस बोलते हैं। अब सेम चीज जैसे मैंने पीछे किया, हर इंडिविजुअल सर्किट के लिए मैंने क्या किया, पहले पीक वैल्यू निकलवाई, फिर मैंने आरएमएस वैल्यू निकलवाई। वैसे ही अब बताओ, अब तुमको नेट रेजिस्टेंस मिल गया। अब अगर मैं तुमसे पूछता हूं कि पीक वैल्यू कितनी होगी यहाँ, तो बड़ा सिंपल है सर, V इज इक्वल्स टू आई आर, सबको पता है ओम्स लॉ से। तो पीक वैल्यू क्या हो जाएगी, V नॉट इज इक्वल्स टू आई नॉट। और R यहाँ क्या है, अरे रे, यहाँ R, यहाँ R एक एक का रेजिस्टेंस थोड़े हैं, यहाँ तो तीन तीन रेजिस्टेंस लगे हैं। और तीनों का नेट जेड। रेजिस्टेंस अभी मैंने निकाला Z, जेड। मतलब R किससे रिप्लेस हो जाएगा, Z से। क्या बात है, जहां Z क्या है, इम्पीडेंस ऑफ द इम्पीडेंस ऑफ दी, सर्किट। क्या बात है सर, क्या बात है। वैसे ही अगर मैं आरएमएस वैल्यू आपसे पूछूं तो क्या हो जाएगा, V इज इक्वल्स टू आई आर से, V आर एम एस इज इक्वल्स टू आई आर एम एस। और R क्या है, सब नेट रेजिस्टेंस, जेड। तो Z हो जाएगा। क्या बात है सर, पीक वैल्यू भी क्लियर और नेट रेजिस्टेंस भी क्लियर, आरएमएस वैल्यू भी क्लियर, पीक वैल्यू भी क्लियर, तीनों सर्किट भी क्लियर, तीनों का फेज डायग्राम भी क्लियर, नेट वोल्टेज भी निकालना सिखा दिया, नेट रेजिस्टेंस निकालना सिखा दिया, इम्पिडेंस उसी को बोलते हैं, यानी इम्पिडेंस भी सिखा दिया। क्लियर हो गया। कभी आरएलसी सर्किट ऐसा नहीं पढ़ोगे, मैं ये बेट कर सकता हूँ तुमसे। अब जाके आरएलसी सर्किट तुमको समझ में आई होगी अच्छे से, प्योर तरीके से समझ आइए। यस सर। चलो ठीक है, अब आगे देख लो। अब एक टर्म आता है ना फेज डिफरेंस का, कि आरएलसी सर्किट में फेज डिफरेंस कैसे निकाले सर। तो यहाँ देखो आरएलसी सर्किट में फेज डिफरेंस कैसे निकालते हैं, बहुत सिंपल सा। फेज डिफरेंस का मतलब सर फाई, फेज डिफरेंस का मतलब फाई होता है, फाई। अभी हमने पीछे देखा क्या, पीछे हमने ये देखा कि सर नेट रेजिस्टेंस की जो फेजर डायग्राम बना था, मतलब नेट रेजिस्टेंस की तो फेजर फेजर सर्किट बनी, फेजर डायग्राम बना था, वो कैसे बना था सर, इधर था आर और इधर क्या था, एक्सएल माइनस एक्सी। एक्ससी। और ये जेड इम्पिडेंस क्या था, ऐसे जेड बीच से पास हुआ था। अब अगर मेरे को फेज चाहिए तो मैं क्या करूंगा ना, फेज क्या होता है, ये वाला एंगल फाई। फाई। मतलब कि जो नेट रेजिस्टेंस यानी जो नेट इंपिडेंस है जेड है, वो उसके और रेजिस्टेंस के बीच का एंगल कितना है, उसी को फेज डिफरेंस बोला जाता है।
मतलब मैं तुमसे पूछता हूँ कि डायरेक्शन बताओ ना जेड का, डायरेक्शन इन द सेंस की फेज डिफरेंस बताओ जेड का, इंपेडेंस का, तुम क्या बोलोगे? यही तो फाई डिफाइन करोगे, यही वाला एंगल। ये बताओ, अब मैं अगर यहाँ से tan फाई डिफाइन करता हूँ तो tan फाई क्या होगा? tan फाई क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब Yes, देखो yes, yes. परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर सर यही ये वाला एक्सएल माइनस एक्स ही परपेंडिकुलर है कि नहीं है, बोलो। Yes. These है। are और बेस कितना है? आर है। R. मतलब tan फाई क्या हो जाएगा सर? tan फाई हो जाएगा एक्सएल माइनस एक्स अपॉन आर। ओ हो, इसी को तो फेज डिफरेंस बोलते हैं। मतलब आरएलसी सर्किट में सर फेज डिफरेंस किससे डिफाइन होता है? tan फाई से डिफाइन होता है। और tan फाई क्या होता है? एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन आर। तो अगर मेरे को फाई चाहिए तो क्या मैं लिखूंगा सर? tan इनवर्स। Tan inverse XL minus XC by R. क्या बात है, क्लियर हो गया? बोलो बोलो। Yes, sir. क्लियर हो Yes. गया? फेज डिफरेंस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? चलो, Yes, sir. इसके बाद एक और टर्म आता है, वो आता है पावर फैक्टर। क्या आता है? पावर फैक्टर। और पावर फैक्टर जानते हो क्या होता है? पावर फैक्टर होता है जहां tan फाई है ना, बस उसको cos फाई कर दो। cos फाई की वैल्यू को हम क्या बोलते हैं? पावर फैक्टर पीएफ। तो अल्टरनेटिंग करंट की सर्किट में अगर पावर फैक्टर बोले ना, तो कुछ नहीं करना है, जहां हमने tan फाई निकाला बस इस फाई को तुम cos फाई ले लो, जहां tan फाई निकाला उसको क्या ले लो? cos फाई ले लो। तो यहां मैंने tan फाई डिफाइन किया था। अब अगर मैं इसी सर्किट में अगर मैं पावर फैक्टर तुमसे पूछ दूं, तो पावर फैक्टर हमेशा याद रखो क्या होता है? फाई। फाई को cos के साथ ले लो, यानी कोसिकेंट ऑफ फाई, cos फाई। अब cos थीटा का फॉर्मूला सबने पढ़ा है, क्या होता है? Base by hypotenuse. बेस बाई हाइपोटेन्यूज। तो cos फाई यहां से क्या हो जाएगा? बेस क्या है? आर। R. और हाइपोटेन्यूज क्या है? अरे सर जेड। Z. वाह वाह वाह, क्या बात है। मतलब अब से जरा cos फाई भी सीख लिए, फेज डिफरेंस भी सीख लिए जो कि tan फाई होता है, और पावर फैक्टर भी सीख लिए जो कि cos फाई होता है। तो आरएलसी सर्किट में Yes, हमने sir. क्या सीखा? पहले तो नेट वोल्टेज निकालना, फेजर Net डायग्राम। फिर क्या resistance. सीखा? नेट रेजिस्टेंस, जिसको इंपेडेंस बोलते हैं। फिर मैंने पीक वैल्यू, फिर आरएमएस वैल्यू, फिर क्या सीखा? फेज डिफरेंस, Phasor क्या सीखा? पावर difference. फैक्टर। अब एक और टर्म इसके अंदर याद रख लो, इंपॉर्टेंट है, जो है एवरेज पावर कैसे निकालते हैं आरएलसी सर्किट के अंदर। आरएलसी सर्किट का एवरेज पावर हमसे पूछा जाता है। तो बस कुछ नहीं है, बड़ा सिंपल सा एक फार्मूला है, तुमको याद रखना है। एवरेज पावर जो होता है वो होता है वी आर एम एस आई आर एम एस इंटू कॉस फाइव। बस बस बस, यानी वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू पावर फैक्टर कॉस फाइव। याद रख लोगी, एवरेज पावर क्या होता है? वी आर एम एस आई आर एम एस Into कॉस RMS फाइव। into cos phi. कॉस फाइव को क्या बोलते हैं? पावर फैक्टर। कॉस फाइव क्या होता है? आर बाई जेड। क्लियर? Yes, sir. पावर फैक्टर क्लियर हो गया? बता दो यार, Yes, sir. Clear है. याद रहेगा? Yes, sir. चलो, एक सवाल करा दे, आओ Yes, sir. एक सवाल देख लो। A coil of inductance, sorry, inductive reactance, a coil of inductive reactance जो है 31 ohm has a resistance of 8 ohm, ठीक है। it is placed it is placed in series with a condenser। कंडेंसर का मतलब जानते हो? कंडेंसर का मतलब कैपेसिटर होता है। कैपेसिटर को दूसरी भाषा में कंडेंसर बोला जाता है। ऑफ कैपेसिटिव रिएक्टेंस 25 एम्पियर, सॉरी 25 ओम। पूछा गया द combination is connected to a AC source of 110 volt। द पावर फैक्टर हमसे क्या पूछा गया है? द पावर फैक्टर पूछा गया। देखो ऐसे ही सवाल आते हैं, और याद रख लो बहुत अच्छे सवाल है, और ये पीवाई क्यू है। यस, एमयू एमयू का नहीं, नीट का पीवाई क्यू है ये।
ठीक है, द पावर फैक्टर ऑफ दिस सर्किट इज, हमसे क्या पूछा गया है, सॉल्व सोल्यूशन करते हैं, सवाल पढ़ते हैं। एक कॉइल है जो है, जिसका इंडक्टिव रिएक्टेंस हमको दिया हुआ है 31। इंडक्टिव रिएक्टेंस मतलब, अरे सर एक्सएल की वैल्यू, एक्सएल की वैल्यू दी हुई है 31 ओम। इंडक्टिव रिएक्टेंस तो यही होता है ना जी, एक्सएल की वैल्यू 31 ओम, है ना जी। Yes, sir. Yes, sir. और रेजिस्टेंस की वैल्यू दी हुई है आर की वैल्यू, जो कितनी दी हुई है 8 8 ohm. ओम। यानी इंडक्टेंस भी है, इंडक्टर भी लगा है, रजिस्टर भी लगा है, और कैपेसिटर भी लगा है। तो यानी एक सर्किट है जिसके अंदर इंडक्टर लगा है, रजिस्टर लगा है, कैपेसिटर लगा है। ठीक है, और कैपेसिटिव रिएक्टेंस दिया हुआ है, एक्ससी की वैल्यू भी दी हुई है कितनी, 25। ठीक है, और इन तीनों को हमने कनेक्ट कर दिया सीरीज में एक एसी सोर्स से। ठीक है, मतलब अगर सर्किट बनाए सर, तो यहाँ तो एक इंडक्टर है, फिर क्या है, कैपेसिटर भी है, और साथ में क्या है, रेजिस्टेंस भी है। मतलब अरे ये तो साफ साफ दिख गया, ये आरएलसी सर्किट, अभी पीछे पढ़ के आ रहे हैं आरएलसी सर्किट। और इसको हमने एक अल्टरनेटिंग सोर्स से कनेक्ट कर दिया। ठीक, और इसका सोर्स वोल्टेज कितना है, 110 वोल्ट। 110 volt. सोर्स वोल्टेज कितना है, 110 वोल्ट। 110. मतलब पावर फैक्टर हमसे पूछा है, पावर फैक्टर मतलब अरे कॉस R फाई by सर, Z. कॉस फाई सर। और हम अभी पढ़े हैं कि कॉस फाई क्या होता है सर, आर R बाई by जेड होता है। Z. सर आर तो दिया हुआ है सर, जेड निकाल लें। आर तो दिया हुआ है सर, जेड निकाल लें। Yes, sir. Under आर root दिया हुआ है, आर 8 ओम दिया हुआ है, जेड हमको निकालना है। तो अभी हमने पीछे पढ़ा कि जेड क्या होता है, अंडर रूट XL minus XC का whole एक्सएल square माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस plus R square. होगा। क्या बात है सर, तो जेड इज इक्वल्स टू एक्सएल दिया हुआ है, देखो 31 माइनस एक्स ही दिया हुआ है, बिल्कुल 25 25. का स्क्वायर प्लस रेजिस्टेंस 8 ओम, बिल्कुल है सर 8 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस Root का हो जाएगा, 70. ये कितना हो जाएगा, 31 में से 25 गया, यहाँ 5 6, 36, 6 का स्क्वायर होगा, 6 बचेगा यहाँ से ना, तो 6 का 64. 36 प्लस 64. 64 अंडर रूट 100 10। तो जेड की वैल्यू कितनी आ गई सर, 10 ओम। ओम क्यों लगाएंगे, क्योंकि सर जेड भी तो नेट रेजिस्टेंस ही तो है, इसलिए ओम लगाएंगे। अब पावर फैक्टर कॉस फाई 0.8. चाहिए, तो कॉस फाई आर की वैल्यू है 8, क्या बात है, 8 जेड की वैल्यू आ गई by 10, 10. 8 0.8। क्या 0.8. बात, क्या बात है कि कोई यूनिट नहीं होगी। ठीक है, पावर फैक्टर की कोई यूनिट नहीं होती है। ठीक, तो इसलिए 0.8 उसका पावर फैक्टर हो गया। बताओ, कुछ था, लेकिन बहुत अच्छा सवाल है, पीवाईक्यू का सवाल है। आसान लगने लगा, क्यों आसान लगने लगा, Yes, sir. क्योंकि सर ढंग से समझ लिए, ढंग से पढ़ लिए, पढ़ लिए, बता Yes, दीजिए। sir. समझ आ गया, समझ आ गया, Yes, चलिए। sir. अच्छे से. समझ आ गया, तो आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ के लास्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं अपने, जो है रेजोनेंस। बहुत इंपॉर्टेंट है रेजोनेंस। देखो, आरएलसी सर्किट में रेजोनेंस एक कंडीशन होती है, क्या होती है, रेजोनेंस एक कंडीशन होती है। और रेजोनेंस एक ऐसी कंडीशन होती है, अगर किसी भी सर्किट को हमको रेजोनेंस में लाना है ना, तो उसकी एक कंडीशन होती है, और कंडीशन है कि उस सर्किट में मैक्सिमम करंट फ्लो होना चाहिए। उस सर्किट में क्या फ्लो होना चाहिए, मैक्सिमम करंट फ्लो Maximum होना चाहिए, ये current. रेजोनेंस की कंडीशन होती है। मतलब अगर किसी सर्किट में ना मैक्सिमम करंट फ्लो हो रही है ना, तो हम क्या कहेंगे कि उस सर्किट में क्या हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है। वैसे ही ये जो आरएलसी सर्किट हमने पढ़ा, तीनों तीनों वाला एलसीआर सर्किट, आरएलसी सर्किट बोलो एलसीआर बोलो, एक ही बात है। तो अगर इसमें मैं रेजोनेंस का कंडीशन डिफाइन करता हूं, मतलब कि सर अगर मैं इस आरएलसी सर्किट में क्या करता हूं कि मैक्सिमम करंट को फ्लो कराना चाहता हूं, यानी करंट की वैल्यू को मैक्सिमम कराना चाहता हूं, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, रेजोनेंस बोलते हैं। Resonance. ठीक है, उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, रेजोनेंस बोलते हैं। ठीक है, अब मैक्सिमम करंट का मतलब क्या, अच्छा थोड़ा ध्यान से समझो। हमने अभी आरएलसी सर्किट के अंदर एक एक्सप्रेशन पढ़ा, क्या, बी नॉट इज इक्वल्स टू आई नॉट जेड, पढ़ा पीछे, अभी पढ़ा पीछे, Yes, sir. पीक वैल्यू एक्सप्रेशन यही पढ़ा। अगर करंट को मैक्सिमम लेना है, मतलब आई नॉट की वैल्यू को मेरे को क्या करनी है, यहां से पहले आई नॉट लिख लो, आई नॉट क्या हो जाएगा, बी नॉट बाई जेड होगा। अब ये बताओ, अगर मेरे को आई नॉट की वैल्यू को मैक्सिमम कराना है, तो मुझे Z जेड को की मिनिमम value. कराना पड़ेगा। क्या Yes, sir. बात है सर, है कि नहीं, है कि नहीं, ये बताओ। अगर मेरे Yes, को yes.
उसकी मैक्सिमम वैल्यू को भी मैक्सिमम कराना है। अगर पीक वैल्यू को आई नॉट को अगर मेरे को मैक्सिमम कराना है, उसकी पीक वैल्यू को उसकी मैक्सिमम वैल्यू को भी और मैक्सिमम कराना है, यानी आई नॉट की वैल्यू को मैक्सिमम कराना है, तो मेरे को जेड को मिनिमम करना पड़ेगा, यानी जेड शुड बी मिनिमम मिनिमम। जेड क्या है ये बताओ? इम्पीडेंस है। इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट। यस और इम्पीडेंस क्या होता है? अभी हमने पीछे देखा क्या होता है? एक्सएल एक्सएल माइनस एक्सी माइनस का होल एक्सी का स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस स्क्वायर आर प्लस का स्क्वायर। आर अब स्क्वायर। ये बताओ, अगर मेरे को जेड को मिनिमम करना है, मतलब सर अगर किसी तरह मैं एक्सएल माइनस एक्सी को जीरो कर दूं ना, तो सिर्फ रेजिस्टेंस बचेगा और ये मिनिमम हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। अगर मैं एक्सएल माइनस एक्सी का डिफरेंस को जीरो कर दूं तो सिर्फ आर बचेगा सर्किट में। मतलब सर ये सर्किट प्योरली रेजिस्टिव हो जाएगी। हो जाएगी। और प्योरली रेजिस्टिव का यस मतलब कि इंडक्टेंस चला गया, कैपेसिटेंस चला गया, मतलब जेड मिनिमम हो जाएगा। यानी जेड को मिनिमम करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? एक्सएल माइनस एक्सी को सर जीरो करना होगा। तो यहां से क्या देखने में आ रहा है कि सर एक्सएल बराबर तो एक्सी हो गया। वाह। इसी को तो रेजोनेंस का कंडीशन बोलते हैं आरएलसी सर्किट के अंदर। कई बार सवाल यहां से पूछ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सवाल पूछ सकता है कि इन चार में ऑप्शन में से टिक करो कि कौन सा ऑप्शन सही है फॉर द कंडीशन ऑफ रेजोनेंस इन एन आरएलसी सर्किट। तो कंडीशन क्या है कि सर एक्सएल की वैल्यू ना एक्सी के बराबर होनी चाहिए। करके देखो, अगर एक्सएल की वैल्यू एक्सी के बराबर हो गई तो मैं एक्सएल की जगह एक्सी पुट कर दूं और एक्सी माइनस एक्सी जीरो हो जाएगा। क्या जीरो बात। तो जेड क्या हो जाएगा? इस कंडीशन पे जेड क्या हो जाएगा? आर मिनिमम हो स्क्वायर। जाएगा। और ये एक और इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब भी रेजोनेंस की कंडीशन होती है ना, तो एलसीआर सर्किट कैसा बिहेव करने लगता है? प्योरली रेजिस्टिव बिहेव करने लगता है। क्यों? क्योंकि सिर्फ रेजिस्टेंस का टर्म बच गया। तो वो सर्किट कैसे बिहेव करेगा? प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। ये याद रखिएगा हमेशा। तो रेजोनेंस कंडीशन में जेई में भी सवाल पूछा है। यस, जेई में सिंपल सवाल पूछा था कि रेजोनेंस की कंडीशन की क्या क्या कंडीशन होती है। पहली कि हमको करंट को मैक्सिमम करना होता है, और दूसरी जो एलसीआर सर्किट है वो रिड्यूस होके क्या बन जाती है? प्योरली प्योरली रेजिस्टिव। रेजिस्टिव सर्किट। कैसे हो जाती है? एक्सएल बराबर एक्सी हो जाता है। तो इसी को बोलते हैं कंडीशन ऑफ, बोलो बोलो, कंडीशन ऑफ रेजोनेंस। रेजोनेंस। अब बताओ, अगर एक्सएल बराबर एक्सी हो गया यानी ये पूरा टर्म क्या हो गया? जीरो। तो जीरो यहाँ से जेड क्या आएगा? जेड आएगा आर अंडर स्क्वायर। रूट आर स्क्वायर। जेड बराबर आर हो गया। क्या बात है। जेड बराबर आर हो गया। मतलब ये सर्किट क्या बन गई? एलसीआर सर्किट पूरी रेजिस्टिव प्योरली सर्किट बन गई, रेजिस्टिव प्योरली सर्किट। रेजिस्टिव सर्किट बन गई। क्लियर? बहुत आसान है। यस सर क्लियर। बहुत आसान है। क्लियर हो गया? कोई डाउट? नो सर। नहीं। ठीक है। अब अब एक टर्म आता है रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। कौन सा टर्म है? रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। मतलब कि जिस फ्रीक्वेंसी पे ये रेजोनेंस हो रहा होगा उसी को क्या बोलेंगे? रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। बहुत सिंपल है। अरे यार, जिस फ्रीक्वेंसी पे ये सभी रेजोनेंस कंडीशन फुलफिल कर रहा होगा उसी को क्या बोलेंगे? रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। क्या होती है रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी? तो ये रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी किस पे डिफाइन है? रेजोनेंस के कंडीशन पे डिफाइन है। और रेजोनेंस के कंडीशन में क्या हो रहा था? सर एक्सएल बराबर एक्सी हो जा रहा था। हो रहा था। यस सर। यस सर। एट रेजोनेंस क्या हो रहा था? एक्सेल बराबर एक्सी। एट रेजोनेंस एक्सएल बराबर एक्सी हो जा रहा था। अब एक्सएल क्या होता है? सर एक्सएल होता है ओमेगा एल। और एक्सी क्या होता है? वन अपॉन। 1/ओमेगा c। अब ये बताओ, अब ये ओमेगा को जरा इधर भेज दो तो ये ओमेगा स्क्वायर एल इंटू वन अपॉन सी हो जाएगा। अब एल को नीचे भेज दो तो ओमेगा इक्वल्स टू वन अपॉन एल सी हो जाएगा। बोलो, ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू वन अपॉन एल सी हो जाएगा। सिर्फ ओमेगा को इधर भेज दो, यस एल को नीचे भेज दो। तो अब यहां से ओमेगा क्या हो जाएगा? ओमेगा वन अपॉन अंडर रूट एल सी हो जाएगा। एल सी। क्या बात है। इसी फ्रीक्वेंसी को हम क्या बोलते हैं जी? रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। अब इसको ऐसे भी लिखा जाता है बहुत सारे बुक में। हमको पता है कि ओमेगा इक्वल्स टू क्या होता है? 2 पाई एफ। तो अगर हमको रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी के टर्म में लिखना है तो आई राइट इट एज ओमेगा को क्या लिख सकता हूँ? 2 पाई एफ इज इक्वल्स टू वन अपॉन रूट एल सी। तो यहां से सिर्फ फ्रीक्वेंसी निकालनी है, यानी रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी निकालती होती है, क्या हो जाएगा? 2 पाई टू अंडर रूट। पाई अंडर रूट रूट एल सी। इसी फ्रीक्वेंसी को क्या बोलते हैं? रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। क्या बात है। इसी फ्रीक्वेंसी को क्या बोलते हैं भाई? बोलो बोलो। रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। ये वाली फ्रीक्वेंसी क्या बोलते हैं? रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। क्या बात है। मतलब फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हो गई 1/2 पाई अंडर रूट एल सी।
क्लियर? यार इतना सिंप्लीफाइड Yes, पढ़ा sir. दिया यार, पूरी एसी पढ़ा दी तुम लोग को। इसी से डरते हैं बच्चे, डर लगता है इसी से। ये पहली बार भी अगर कोई बच्चा मेरा लेक्चर देखेगा तो एसी के अंदर पढ़ के खुश हो जाएगा, इतनी बेहतरीन तरीके से मैंने एसी सिंप्लीफाइड तुमको पढ़ा दी। क्लियर है? इस फ्रीक्वेंसी को क्या बोलते हैं? रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। अब एक और बात याद रख लो, चाहे जेई हो, चाहे नीट हो, चाहे तुम्हारा एमयू ट्रिपल ई हो, एक सवाल तो पक्का इसी से फिक्स है, और ये जो मैंने पढ़ाया है रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी, वो यहीं से आएगा। रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी से सवाल पक्का आता है यार, तो ये जरूर याद रख लो कि रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी का एक्सप्रेशन क्या होता है, 1/2 पाई √LC। और सिंपल सवाल पूछेगा, कभी रेजिस्टेंस कभी कैपेसिटेंस को 2 गुना कर देगा तो पूछता है कि फ्रीक्वेंसी पे कितना फर्क पड़ेगा। अगर एल की वैल्यू को 2 गुना 4 गुना कर दिया तो फ्रीक्वेंसी किससे बदलेगी, रेशियो कई बार पूछ लेता है, रेशियो ऑफ रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। तो ये सब के लिए प्रिपेयर रहना, मैं इसलिए रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी बहुत टाइम लेके पढ़ाया हूँ, बहुत अच्छे से पढ़ाया हूँ। वन शॉट में कोई इतना बढ़िया नहीं पढ़ाता है, मैंने वन शॉट में पूरी एसी पढ़ा दी। कोई पहली बार भी इस लेक्चर को देखे ना तो पूरा समझ जाएगा, एकदम अप टू द मार्क ऑफ नीट एंड जेई। क्लियर? Yes, क्लियर हो sir. गया? क्लियर हो गया? ये रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी थी। अब एक लास्ट चीज, उसके बाद इस लेक्चर को करते हैं हम एंड, क्योंकि ऑलरेडी ऑलमोस्ट 2 घंटे होने वाले हैं। ठीक है? अब वो लास्ट चीज क्या है वो देख लो। अब इसके अंदर मैं तुमको थोड़ा सा ग्राफ बना के सिखा देता हूँ, रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी का ग्राफ कैसे बनता है। ठीक है? नोट कर लो, बस एक लास्ट टॉपिक है, वो है ग्राफ हमारा। बस मैंने पूरी एसी पढ़ा दी तुमको, पूरी एसी। ग्राफ कैसे बनता है चेक कर लो। रेजोनेंस कंडीशन में क्या होता है, इसको हमको मैक्सिमम करना होता है, और इसको हमको इम्पिडेंस को हमको मिनिमम करना होता है। Minimum करना होता है. ये दोनों कंडीशन होती है। ठीक है? अब इसके अंदर ग्राफ बनाए तो ग्राफ कैसे बनता है वो देख लो जरा। रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी का ग्राफ हमेशा ऐसा बनता है, ये तुम्हारा ओमेगा है जो कि रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी है, और किसके बीच, आई नॉट वर्सेस ओमेगा के बीच ये ग्राफ बनता है, और ये ग्राफ बनता है ऐसा। कभी ग्राफ देखा है एनसीईआरटी के अंदर, देखा होगा ये ग्राफ कभी तुमने। Yes, sir. 12th. अब जिस फ्रीक्वेंसी पे ये होता है उसको क्या बोलते हैं, ओमेगा नॉट। ये क्या है बोलो? Resonating frequency. और ये इसकी क्या है, मैक्सिमम वैल्यू, आई नॉट की मैक्सिमम वैल्यू। तब कंडीशन क्या है, रेजोनेंस फुलफिल हो गई, यहाँ रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी हो गई, इस रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी पे आई नॉट भी मैक्स हो गया कि नहीं? तो यही ग्राफ था Yes, तुम्हारा sir. रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी के बीच। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई थॉट कि तुमको चीजें समझ आई होंगी, सब कुछ क्लियर हो गया होगा। ठीक है? क्लियर है? कोई डाउट? पूरी एसी मैंने पढ़ा No, दी, sir. इतनी बेहतरीन एसी कभी नहीं पढ़े होगे। पढ़े थे कभी? कभी ऐसे ही अल्टरनेटिंग करने पड़े थे? बताओ। Sir, पढ़े थे पर ऐसा नहीं. ऐसा नहीं, वेरी गुड। समझ आया सबको? सबको क्या, सिर्फ तुम ही हो? और भी कोई है क्या? एक्सटर्नल वॉइसेस आ रही थी, तुम्हारे यहाँ से आ रही है क्या एक्सटर्नल वॉइस? चलो, क्लियर हो गया ये सब? तो Yes, sir. आज का सेशन को यही एंड कर देते हैं। ठीक है? आई थॉट ये चीज आपको क्लियर हो गई होंगी। टिल देन टेक केयर, पढ़ते रहिए।